अच्छा चलें, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है रिस्क प्रीमियम पे आज करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने रिस्क फ्री रेट को डिस्कस किया था। कोई 2-3 मिनट में इसको समराइज करे कि रिस्क फ्री रेट कैसे निकालते हैं, होता क्या है, ये सब जो डिटेल हमने डिस्कस की थी, करेगा? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। तो आवाज़ चली जाती है बीच में, दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आवाज़ आती है। जी कौन कर रहा है? हाँ जी सर, ये हमारी हर्डल्स की बेसिकली चैप्टर्स की प्रेजेंटेशन है, उजाला कर रही हैं। अरे मुझे मालूम है उजाला कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि इसकी रिकैप कौन करेगा रिस्क फ्री रेट के बारे में, जो आपने इससे पहले जो डिस्कस हुआ है। सर रीकैप उर्वा करेंगे। अच्छा, और वो के अलावा किसी ने नहीं सुना क्लास में? यानी आप लोग जो है कोई वो नहीं करते बाद में जाके उसको रिकैप? चलें ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपको भेजा भी नहीं था, तो मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन ये कि आप भी रिकैप किया करें इसलिए। तो चलें स्टार्ट करें। रिस्क प्रीमियम, कोई कोई इससे पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो जो हमने रिस्क फ्री रेट के बारे में डिस्कस किया था? सर कोई चीज़? सॉवरन रेट थे, वो दोबारा से बता दीजिए क्या होते हैं। अच्छा, और आगे चल के कुछ टर्म्स आएंगी, वो आपसे पूछनी पड़ेंगी सर, कुछ फार्मूले वगैरह हैं वो हाँ जानने नहीं नहीं, होंगे वो बता इसलिए। देंगे। जी जी सॉवरेन, ये वाला जो इससे पहले वाला जो स्लाइड है ना, जी सॉवरेन जी डिफॉल्ट स्प्रेड से जो आप रिस्क रेटिंग निकालते हैं, ये वाला? जी जी सर। अच्छा, देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे इसके अंदर बात हुई थी कि रिस्क फ्री रेट जो है वो तो आपका अ, वो रेट होता है कि जो आपके कंपेरेबल मेच्योरिटी का गवर्नमेंट बॉन्ड हो जिसमें डिफॉल्ट रिस्क ना हो, ठीक है? तो अब वो निकालने के तरीके इन्होंने बताए थे बहुत सारे, कि हम जो है ना किस किस तरह से रिस्क फ्री रेट को निकाल सकते हैं, सही है? सही है। तो उसके अंदर जो है जो एक जो ये था कि रिस्क फ्री रेट निकालने का तरीका, जैसे उन्होंने बताया कि आप जो है जिस कंट्री का आप ट्रेजरी बिल का रेट लें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें उसका डिफॉल्ट स्प्रेड, सॉवरेन डिफॉल्ट स्प्रेड के साथ, तो आपका रिस्क फ्री रेट आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का ट्रेजरी बिल, फॉर एग्जांपल अगर 6 मंथ्स की सिक्योरिटी का रेट है ट्रेजरी बिल का, वो 10% है फॉर एग्जांपल, या 15% है, तो वो पाकिस्तान का रिस्क रेट होगा पाकिस्तान के इन्वेस्टर के हिसाब से, सही है? लेकिन अगर हम उसको यूएस के प्रोस्पेक्टिव से, या कोई और इन्वेस्टर हो जो किसी और मुल्क में बैठा है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, तो उसके प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो वही ट्रेजरी बिल का जो रेट होगा वो भी रिस्की रेट होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप बैठे हुए कहाँ हैं। तो अगर आपका सिस्टम के अंदर है यानी पाकिस्तान के अंदर है, तो वो सर्टेनिटी के साथ आपको मिल सकता है, तो उसको हम रिस्क फ्री कहलाएंगे। लेकिन अगर आउटसाइडर्स हैं, अगर बाहर बैठे हैं, तो वहाँ पे आप उसके लिए रिस्क शामिल होगा। तो अगर हम आउटसाइड प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो अगर हम डायरेक्ट ट्रेजरी बिल का रेट ले लेंगे तो वो उसको जो है वो रिस्क फ्री बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहलाएगा। इसकी एप्लीकेशन इस तरह हो सकती है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो जिनका मुख्तलिफ मुल्कों में जो है सब्सिडरीज होती हैं, ऑफिस होते हैं। तो अगर आप उस कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो उस कंपनी की कोई सब्सिडरी होगी, वो एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट करेंगे, तो उस कंपनी का जो वैल्यूएशन होगी उसकी सब्सिडरी की या उसके किसी बिजनेस की, तो उसके लिए जो आपको रिस्क फ्री रेट या हर्डल रेट लेना लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी डिफॉल्ट स्प्रेड की। क्योंकि अगर आप एज इट इज ले लेंगे तो वो उस पॉइंट से सही नहीं होगा, क्योंकि आपका आउटसाइडर्स के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग डिफरेंट होती है, इनसाइडर्स के लिए डिफरेंट होती है। तो इसके लिए जो है इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक तरीका वे आउट वर्क अराउंड किया था कि आप अपना जो रिस्क पीरियड जो लोकल करेंसी का है वो लें, और उसमें से माइनस कर दें डिफॉल्ट स्प्रेड। डिफॉल्ट स्प्रेड का मतलब ये है कि उस कंट्री का जो बॉन्ड रेटिंग है फॉर एग्जांपल, और माइनस जो आपकी रिस्क फ्री रेटिंग है दुनिया में जो कि यूएस की होती है अमूमन। तो यूएस के बॉन्ड के जो रेटिंग है, बॉन्ड का जो रेट यील्ड है और आपकी कंट्री की जो यील्ड है, उसका जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं डिफॉल्ट स्प्रेड। अगर वो माइनस कर देंगे तो वो जो आपका जो रेट बनेगा वो उनके लिए रिस्क फ्री बन जाएगा, सही है ना? तो वो जो एडिशनल रिस्क जो फॉरेन इन्वेस्टर ले रहा है आपकी कंट्री पे इन्वेस्ट करने का, वो आपने माइनस कर दिया,
वो कितना रिस्क था, वो रिस्क था आपका वो जितना आपका जो डिफरेंस था डिफॉल्ट स्प्रेड का, सही है ना। तो इसलिए जो है ना हम इसको सॉवरेन डिफॉल्ट स्प्रेड, जो सॉवरेन रेटिंग से जो आपकी जो स्प्रेड निकलता है उसको जब माइनस करते हैं तो वो जो है आपको मिल जाता है, सही है। तो मतलब डिफॉल्ट स्प्रेड क्या होता है जी। सर ये हाँ हर बोलिए। कंट्री ये हर कंट्री माइनस करती है यूके का जो है। हर कंट्री करेगी। फॉर एग्जांपल अब इन्होंने जैसे एग्जांपल कही है, अब जिस कंट्री में आप बैठे हैं उसका कंट्री का डिफॉल्ट स्प्रेड डिफरेंट होगा ना। पाकिस्तान सही का है। अलग होगा, यूके का अलग होगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है और पाकिस्तान की सब्सिडरी है, उसकी उसका वैल्यूएशन करेंगे तो वो जो है पाकिस्तान का डिफॉल्ट स्प्रेड को लगाएगी ना। सर वो अ, हम माइनस करेंगे ही क्यों, मतलब ये है कि अपना क्या नाम हाँ है, एक्चुअल एक्चुअल जिस कंट्री का है वो मालूम करने के लिए। हाँ, अच्छा देखिए ये है कि जो एक्चुअल है ना वो तो है रिस्क फ्री रेट आपके उस कंट्री का, सही है ना। सही। उस कंट्री का तो रिस्क फ्री रेट है एक्चुअल। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर होगा उसको हर्डल रेट लेना होगा तो उसका रिस्क फ्री रेट लेना होगा, सॉरी, तो वो एक्चुअल का ही ले लेगा। लेकिन अगर कोई एंटिटी जो है उस मुल्क से बाहर है, ठीक है ना, उसमें जो है उसको जो है क्योंकि उसकी जो पेमेंट होगी वो फॉर एग्जांपल जो भी उसका वैल्यूएशन उस प्रोजेक्ट से निकलेगी लोकल करेंसी के अंदर, वो कन्वर्ट करेगा पहले डॉलर वगैरह के अंदर दूसरी करेंसी के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि उसके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग डिफरेंट होगी बनिस्बत जो लोकल इन्वेस्टर है। ये बात समझ में आ रही है। जी सर। तो अगर हम उस जर्नल बात करें कि जर्नल एक वो रिस्क स्प्रेड या वो सॉवरेन डिफॉल्ट स्प्रेड जो कि पूरी दुनिया पे आपका हो, एक ही हो बेसिकली। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तानियों के लिए अलग होगा, किसी और मुल्क के लिए अलग होगा, कंट्री वाइज अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेर यूर सिट। तो अगर हम ये कहें कि कोई ऐसा ऐसा रेट हो कि जो पूरी दुनिया के अंदर सेम हो आपकी कंट्री का, तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट रिस्क फ्री रेट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपने मुल्क का रेट लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे डिफरेंस बिटवीन आपकी यील्ड और यूएस की यील्ड फॉर एग्जांपल, सही है ना। तो जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड कहलाता है। तो आपके रेट में से वो स्प्रेड माइनस हो जाएगा, तो जो है वो जो चीज़ आएगी वो आपकी आपकी रिस्क फ्री रेट होगी, सही है ना। जैसे एग्जांपल है इसके, आप इससे पिछली जो स्लाइड है उसमें लिखा है ना सॉवरेन डॉलर वर्सेस यूरो, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ सॉवरेन यूएस बॉन्ड इशूड बाय द कंट्री एंड अगर पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये इससे पहले वाली स्लाइड पे, तो डिफरेंस बिटवीन आपकी कंट्री का बॉन्ड वर्सेस लेट्स सपोज में ब्राजील की बात की है, ब्राजील का बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल नवंबर 2013 में 10 ईयर का जो ब्राजील का बॉन्ड है वो उसकी यील्ड थी 4.25, सही है। अच्छा, एंड द यूएस टी बॉन्ड का रेट इज ट्रेडिंग अपॉन 2.7, सही है ना। तो अगर हम जो है 4.25 की यील्ड से 2.7 माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी स्प्रेड। तो ये 1.5 स्प्रेड है। ये स्प्रेड जो है ये वो बॉन्ड यानी कि ये आपकी बॉन्ड यानी आपकी जो कंट्री का समझ लें सॉवरेन वो है कि डिफॉल्ट स्प्रेड है कि अगर आपकी कंट्री का में कितना जो एडिशनल रिस्क जो ले रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जो रिटर्न एक्स्ट्रा इन्वेस्टर डिमांड कर रहा है वो इतना बन रहा है, सही ना। अच्छा, अगर हम ये जो स्प्रेड है डिफॉल्ट स्प्रेड, इसको अगर आपके अपने रिस्क फ्री रेट से माइनस कर देंगे तो ये एक्चुअली जो रेट बनेगा वो आपकी करेंसी में यूएस के रिस्क फ्री रेट बनेगा बेसिकली। आप ये समझ, आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि एक आपकी करेंसी का रिस्क फ्री रेट है और एक यूएस का रिस्क फ्री रेट है। यूएस का रिस्क जो सबसे लीस्ट रिस्क की कंट्री होती है जो सो लोग समझते हैं वो यूएस का है, क्योंकि उसके अंदर डिफॉल्ट स्प्रेड नेक्स्ट टू जीरो होता है, नहीं ट्रिपल है, या यूएस की रेटिंग की कोई और कंट्री हो, ठीक है ना। उसके टर्म में रिस्क फ्रीनेस कितनी होगी तो आपकी आपके करेंसी के एसेट की, तो वही होगा कि आपकी माइनस कर देंगे जो आपके डिफॉल्ट स्प्रेड है, तो वो आपकी करेंसी की रिस्क फ्री रेटिंग बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स, तो ये सही है। यूएस डॉलर नहीं होगी, लोकल करेंसी होगी, लेकिन यूएस के टर्म्स के हिसाब से बन जाएगी, सही सर है। ये एनुअली बेसिस के ऊपर इसको लेते हैं, या मतलब ये है कि इसको जो है वो 5 ईयरली या 10 ईयरली और 50 ईयरली बेसिस वो के तो ऊपर हमने लेते हैं। डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जो
एनुअल बेसिस पे नहीं होता, आपकी वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके 10 साल का अगर आपकी लॉन्ग टर्म, अगर आपका प्रोजेक्ट है या आपकी जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म है, फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, शेयर्स की वैल्यूएशन करना है, तो मैंने कहा था कि वो आप कम से कम 30 इयर्स का ले, तो अगर स्प्रेड भी निकालेंगे तो आपकी 30 इयर्स वर्सेस यूएस के 30 इयर्स का स्प्रेड निकलेगा, और वही स्प्रेड आपके 30 इयर्स में ऐड हो जाएंगे, इस तरह से, सॉरी माइनस हो जाएंगे। सही है, इस तरह से जो है वो हम कर रहे होते हैं। सही है ना? ठीक है वहाँ ठीक है, पर तो जी बाप साहब। हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर ये अगर इससे एक स्लाइड पीछे जाए तो देखिए, अगर 9 स्लाइड, हाँ जाए पीछे जाए। हाँ जी 9 स्लाइड पे देखिए सर, ये जो नॉर्मली होता है हमारा रिस्क फ्री रेट जो होता है वो आईपी प्लस जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। हाँ अब ये जो डिफरेंशियल अप्रोच नीचे लिखी हुई ना, उसमें आप देखिए रिस्क हाँ फ्री रेट टू यूरो, उसमें आप डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन द लोकल एज वेल एज वर्सेस यूएस। जो उनका इन्फ्लेशन का जो फैक्टर होगा ना, उससे हम रिस्क फ्री रेट को एडजस्ट करेंगे। अब वो बहुत सारी बातें उसके अंदर हैं, लेकिन थ्योरेटिकली जो मतलब हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि जो उन दोनों के इन्फ्लेशन का फर्क होगा, रेशियो होगा, उससे रिस्क फ्री रेट, अगर हम किसी कंट्री से यूएस में जाएंगे तो रिस्क फ्री रेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इन यूएस कम होगा, इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री हायर होगा। अगर उस कंट्री में इन्फ्लेशन कम है यूएस के मुकाबले में, तो रिस्क फ्री रेट जो है वो यूएस में जाके बढ़ सकता है। ये एक फैक्टर निकालना पड़ेगा उसमें। हाँ, ये असल में ये एक अलग चीज है। वो जो पहला वाला पॉइंट था ना, वो ये था कि जब आपका कोई जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका कोई लोकल करेंसी में रिस्क फ्री बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो, जैसे ट्रेजरेबल हो गया, पीआईबी हो गया, उसको फॉरेन इन्वेस्टर कैसे वैल्यूएट करेगा। अच्छा, ये पॉइंट ये है कि जब आपकी करेंसी में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे आपका मुल्क में कोई बॉन्ड ही ना हो, फॉर एग्जांपल पीआईबी ना हो, कोई ट्रेजरेबल ना हो, या ट्रेजरेबल मौजूद हो लेकिन कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड ना हो, तो अब उस सिलसिले में जो है ना उसकी अप्रोक्सीमेशन कैसे ली जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि रिस्क फ्री रेट ले लें आप यूएस का, यूरो का, और उसके अंदर डिफरेंशियल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का ऐड कर दें। एक्चुअली जो डिफरेंशियल जो ऐड किया जाता है, ये करेंसी डिफरेंशियल के अगेंस्ट ऐड किया जाता है। कि आप ये समझे कि जिस मुल्क में जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी उतनी ही ज्यादा उसकी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। ये कॉन्सेप्ट तो इस तरह से, हाँ रिस्क फ्री रेट भी हायर होगी। हाँ, तो जो करेंसी जब डेप्रिशिएट करेगी तो जाहिर बात है। और दूसरा ये कि हाँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट्स भी अफेक्ट करते हैं ना। अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। सही है, बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन रेट पर। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो डिफरेंशियल है, एक्चुअली ये एडजस्टमेंट की जाती है कि आप क्या, क्योंकि अब रियल इंटरेस्ट रेट मौजूद नहीं है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन से क्यों एडजस्ट किया उन्होंने, क्योंकि आपका कोई गवर्नमेंट बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मालूम, डिफरेंशियल। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया है कि अगर आपका बॉन्ड ही मौजूद नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं मालूम, तो आप इन्फ्लेशन के डिफरेंस से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आपकी इन्फ्लेशन होती है, एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट भी होगा। सही है। अगर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो आप कह रहे हैं फिर बॉन्ड का हम देखेंगे कि बॉन्ड का डिफरेंस कितना पड़ रहा है, वो हम ऐड हाँ, करेंगे। जैसे इससे पहले वाले अप्रोच में लिखा हुआ है ना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस रियल इंटरेस्ट रेट्स, जो उस मुल्क का रेट है, प्लस तो वो बॉन्ड का रेट बन जाएगा ना। आईपी प्लस के स्टार जो है वो बॉन्ड का रेट होगा ना, तो बॉन्ड का रेट ही आपका रिस्क फ्री रेट हो जाएगा आपके मुल्क के लिए। सही है। लेकिन अगर आपका कोई बॉन्ड नहीं है तब क्या करेंगे, उसका उन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो चीजें बता रहे हैं, ये वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाला वो चीज है सर, ये इंटरेस्ट रेट हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है, परचेजिंग पावर पैरिटी का ही कॉन्सेप्ट है कि आपके मुल्क में जो है इन्फ्लेशन से जितनी इन्फ्लेशन होती है तो आपकी रियल वैल्यू कम हो जाती है ना, तो परचेजिंग पावर पैरिटी उतनी उसकी वैल्यू को बढ़ा के वो कर रहा होता है। तो क्या लिंक वैसे ही है बेसिकली। इसको आप जब आप ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी, बल्कि इसका ज्यादा बेहतर अगर आपको सर्च करना है ना, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी को सर्च करें। ठीक है, तो हाउ टू तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी पे आप कुछ मटेरियल सुन लें या पढ़ लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि डिफरेंशियल जब आपका होता है तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट होती है। सही है, या तो इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली एडजस्ट होता है या फिर इन्फ्लेशन से किया जाता है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो फिर अलग बहस है, उसमें फिर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आ जाती है।
ठीक है। इन्वेस्टर पीडीए पे मिल जाता है एक्सपीरियंस है ना। हाँ, इसका आप आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी को आप सर्च करें, इसमें आपको बहुत हाँ, डिटेल मिल जाएगी कि ये वही उसकी एडजस्टमेंट वही की है, ठीक है। तो अगर वो इस केस में होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स मौजूद नहीं होते तो इन्फ्लेशन को हमने उसके लिए रखा होता है एज अ ऑल्टरनेटिव मेजर, और इसकी जो लॉजिक है वो आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी क्यों होती है। सही, ठीक, थैंक। हाँ चलें, और कोई सवाल, एनीथिंग एल्स? चलें तो अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हाँ, मेजरमेंट ऑफ रिस्क प्रीमियम। अब तक हमने बात कर ली, वी स्टार्टेड विद द रिस्क फ्री रेट, और अब हम जो है रिस्क प्रीमियम की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है जो मार्केट का जो रिस्क प्रीमियम होता है इन्वेस्टर का रिस्की एसेट्स में, वो कैसे मेजर किया जाता है। चलें, इसमें 3 अप्रोचेस बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये मेजरमेंट ऑफ रिस्क प्रीमियम क्या होता है? इट इज द आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, प्लीज जरा थोड़ा सा लाउडली बोलिए, या वॉल्यूम तेज कर लें माइक वाइक पर कुछ। सर अब आवाज ठीक है? आपकी थोड़ी दूर बैठी हुई है तो क्या है, इसको जरा करीब कर लें जो भी। Measurement of the risk premium. It is the compensation to the investor for taking the higher level of risk. The risk premium is the premium that investors demand for investing in an average risk investment relative to the risk-free rate. रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि जो हमें रिस्क फ्री रेट पे जो हमें रेट मिल रहा होता है ना सर, उससे जो मार्केट हमें जो दे रही होती है रिस्क प्रीमियम, मतलब हमेशा रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा ही हमें मिल रहा होता है रिस्क प्रीमियम। इसकी कुछ क्या नाम है सर, प्रीमियम शुड भी, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमें रिस्क प्रीमियम मिल रहा होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। लेट्स सपोज अगर रिस्क फ्री रेट हमारा 4% है तो प्रीमियम मस्ट बी ग्रेटर देन 4%। अच्छा देखें, ये इसकी लॉजिक आपने मिस कर, देखें इसकी लॉजिक ये है कि रिस्क प्रीमियम की पहले तो थियोरेटिकली जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिस्क प्रीमियम जो है वो कॉमन हो सबका, ठीक है ना। हर बंदे की रिस्क अवर्जन डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से जो है उसका रिस्क प्रीमियम भी डिफरेंट होगा। कोई रिस्क टेकर होगा तो उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा, और रिस्क अवर्स होगा उसका प्रीमियम डिफरेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि देयर इज सम जनरलाइजेशन, कोई जनरलाइजेशन, जनरल असूल भी होते हैं, सही है। और वो जनरलाइजेशन क्या होती है, वो ये है कि रिस्क प्रीमियम में दो पार्ट समझ लें, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो कॉमन होता है, जो कि सब पे अप्लाई करता है रिगार्डलेस ऑफ रिस्क अवर्स हो और रिस्क टेकर हो। और एक दूसरा हिस्सा होता है कि जो वेरी करता है, तो यानी कि अब अगर बिल्कुल रिस्क टेकर होगा तो वो शायद पहले हिस्से तक पे खुश हो जाएगा, लेकिन अगर रिस्क अवर्स होगा तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो मज़ीद प्रीमियम डिमांड करेगा। तो बेसिकली उसका देन देयर इज अ लेयर्स ऑफ डिफरेंट मतलब प्रीमियम डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रिस्क एवर्जन लेवल कितना है, सही है। सो प्रीमियम का थ्योरेटिकली बताया कि जनरली ग्रेटर देन जीरो होगा और इंक्रीज विद रिस्क अवर्जन, जैसे मैंने बताया कि एक बेस तो सबके लिए होगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क कवर होगा तो वो होगा। अच्छा, इंक्रीज विद द रिस्कीनेस ऑफ द एवरेज रिस्क इन्वेस्टमेंट, है ना। जो भी एवरेज रिस्क इन्वेस्टमेंट, इसमें ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में फर्क क्या है। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हर रिस्क एवर्जन के लिए प्रीमियम डिफरेंट होगा, तो दैट मीन्स कि ये इसका एक स्पेक्ट्रम होगा जो कि प्रीमियम का कम से लेकर ज़्यादातर होगा, उस स्पेक्ट्रम में तमाम इन्वेस्टर लाइक करेंगे। और थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि इंक्रीज विद द रिस्कीनेस ऑफ एवरेज रिस्क इन्वेस्टमेंट, ये पूरा स्पेक्ट्रम मूव करेगा जब एवरेज रिस्क, ओवरऑल रिस्क इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल सिस्टमेटिक रिस्क समझना बढ़ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो वो पूरा जो रिस्क स्पेक्ट्रम होगा वो बढ़ जाएगा, सही है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? चलें इसको करें, कंटिन्यू करें। जी सर, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। तो ये क्लियर हुई है? कोई ये दो पॉइंट जो है समझ में आए? पहला पॉइंट जो ग्रेटर देन जीरो तो समझ में आ गया, हाँ, इंक्रीज विद द रिस्क एवर्जन ऑफ द इन्वेस्टर इन दैट मार्केट। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जितना भी एक इन्वेस्टर रिस्क अवर्स होगा उतना ही उसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगी इसकी इम्प्लीकेशन? ये होगी कि क्योंकि मार्केट में हजारों तरह के इन्वेस्टर हैं जो कि हजारों तरह की रिस्क एवर्जन वाले हैं, कुछ ज्यादा हैं कुछ कम है, उसमें भी लेवल्स हैं। तो इसी तरह से प्रीमियम भी एक स्पेक्ट्रम में होगा, यानी ज्यादा रिस्क अवर्स वालों के लिए ज्यादा प्रीमियम होगा,
कम रिस्क अवर्स वालों के लिए कम प्रीमियम होगा। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ प्रीमियम होगा जो कि मुख्तलिफ एक ही इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। सही है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये पूरा जो स्पेक्ट्रम होगा ये इटसेल्फ मूव करेगा ऊपर या नीचे जब आपकी सिस्टमैटिक रिस्क जो होगा, यानी एवरेज रिस्क इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी एवरेज इन्वेस्टमेंट वहाँ की उसको एवरेज के नाम दे दें या कुछ भी दे दें, तो वो जो पूरा सिस्टम का जो ओवरऑल रिस्क होगा अगर वो बढ़ेगा तो वो पूरा प्रीमियम ही बढ़ जाएगा, वो हर एक के लिए ज्यादा हो जाएगा, और कम होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, ये कहने की पूरी मार्केट शिफ्ट हो रही है, पूरी मार्केट शिफ्ट हो रही है। ये पॉइंट है वो पूरी मार्केट के बारे में। बिल्कुल ठीक है, चलें। जैसे आजकल ये 6 हो गई है। हाँ, जैसे आजकल जो है मार्केट में रिस्क ज्यादा है, तो सभी का, चाहे वो रिस्क अवर्जन हो चाहे रिस्क टेकर्स हो, उन सबका प्रीमियम जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस डाउन हो गई। सही है। हाँ, डिविडेंड्स के बावजूद भी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। आपका प्रीमियम बढ़ गया ना, तो आपका प्रीमियम बढ़ गया, वो जितना प्रीमियम आपका बढ़ा है रिस्कीनेस की वजह से, उतना ही डिविडेंड उसके अगेंस्ट उतना रिटर्न नहीं आ रहा ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि प्राइस डाउन हो गई। हालांकि डिविडेंड यील्ड जो है 4 पे आ गई है, पी रेशो जो आपका पी रेशो जो है आपके, तो 4 का तो मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि रिस्कीनेस बढ़ गई है, और ये मैंने लास्ट शायद मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि वो सारा रिलेट करता है आपका डिफॉल्ट के चांसेस के तरफ ना। तो जैसे आपका डिफॉल्ट स्प्रेड आपका ऑलमोस्ट 95 पे चला गया है, तो ये तो बहुत हाई है, मतलब इट्स यानी 95 का स्प्रेड इन लोगों उन कंट्रीज के लिए होता है जहाँ पे एमिनेंट हो डिफॉल्ट होना, मतलब यानी कि ऑलमोस्ट एज ऑन कैश, यानी ऑलमोस्ट देयर इज नो स्प्रेड, यानी देयर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। सही है, चले तो आगे चले। Next slide is risk aversion and risk premium. So if this further in term, I do have risk premium weighted average of the risk premium demanded by each and every investor. So risk premium जो इतना ज़्यादा मतलब आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, दोबारा से कुछ आप माइक में मसला है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर इसमें ये है कि जितना ज़्यादा वेल्दी इन्वेस्टर होगा उतना ज़्यादा उसको प्रीमियम देंगे। द रेट्स विल बी डिटरमाइंड बाय द वेल्थ दैट ईच इन्वेस्टर ब्रिंग टू द मार्केट। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है, द वेल्दियर यू आर द मोर योर एस्टिमेट ऑफ द रिस्क प्रीमियम विल वेट इनटू द मार्केट। सारी बात है, इसमें जो मार्केट जो आपका वेटिंग होगी वो वेल्थ के हिसाब से होगी, कि जो ज्यादा वेल्थ होगा, वेल्दियर का मतलब है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेगा उस। अब सवाल ये है ना, मार्केट में प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम तो एक होता है ना, हर बंदे का प्रीमियम डिफरेंट होता है, तो मार्केट का प्रीमियम क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि डिमांड सप्लाई पर। जितनी ज्यादा जो अगर जो, और वो डिमांड सप्लाई डिपेंड करती है वेल्थ पर, कि बहुत ज़्यादा जो बंदा होगा जो उसमें ट्रेडिंग कर रहा होगा वो ज़्यादा डिमांड को इफेक्ट पड़ेगा, और उसका जो रिस्कीनेस जो होगा वो मार्केट रिप्रेजेंट करेगी। सही है। As investor become more risk averse, you would expect the premium through increase. अगर ज़्यादा हम लोग risk averse होंगे, इन्वेस्टर जो है अगर ज़्यादा risk averse होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर प्रीमियम जो है उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया था, weights will be determined by the wealth that each investor brings. Thus, Warren Buffett's risk aversion counts more towards determining the equilibrium premium than yours or mine. सही है। एक आम इन्वेस्टर होगा, वो जितना भी रिस्क अवर्जन करेगा, यानी जितना भी वो ऑफर करेगा मार्केट जो है में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टर अगर अपने रिस्क प्रीमियम के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करेगा तो वो मार्केट वो उसी हिसाब से तय हो जाएगी ना। बेसिकली ये, चले आगे चले सर जी। सर इसमें एक्चुअली ये कि जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो कॉस्टियस ज्यादा होता है, क्योंकि उसको लॉस नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, कैपेसिटी कॉशियस का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक छोटा बंदा मीन्स के आपका जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम है, वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए ऑप्शन ये होगा कि आप जो है ना उस प्राइस पे या तो इन्वेस्ट करना है, जिस हो सकता है आपका प्रीमियम ना हो, लेकिन आप ज़्यादा रिस्क अवर्स हो, लेकिन मार्केट में जो है उसके जो रिटर्न्स है वो उसके हिसाब से ना हो, तो आप उसके रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते ना। आप जो है जो भी बिड लगाएंगे या ऑफर लगाएंगे, वो दूसरे लोग क्योंकि ज़्यादा कम रिस्क अवर्स हैं तो वो ज़्यादा बिड्स लगा सकते हैं कंपैरेटिवली, तो आपका होना या ना होना मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितने भी रिस्क अवर्स हो या कितने कम हो। लेकिन अगर एक वॉरेन बफेट जैसा बंदा है, वो ये कहता है कि वो रिस्क अवर्स बन जाता है,
तो अगर वो 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो 1 मिलियन शेयर अगर बाय करता है तो वो ऑल ऑफ अ सडन वो 1 मिलियन शेयर बाय नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो रिस्क अवर्जन होगी उसकी इम्पैक्ट प्राइस पर आ जाएगा। आप ये समझ लें ना, जैसे छोटा बंदा जो है वो प्राइस पर अफेक्ट नहीं कर सकता, बड़ा बंदा प्राइस पर अफेक्ट कर सकता है, वो इसी तरह उसकी रिस्क है। सही है ना? ठीक है, सही है। और उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा बिग सही बात है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो हम ये जो बात ये हो रही है कि कौन सा रिस्क अवर्जन में यानी कौन सा प्रीमियम एक्चुअल है, क्योंकि हर बंदा, क्योंकि हमने पहले ये बात की ना कि हर बंदा जो है वो उसका अलग प्रीमियम है, तो एक्चुअल प्रीमियम क्या होगा वो डिपेंड करेगा मार्केट पे, और मार्केट डिपेंड करेगी डिमांड और सप्लाई पे, और वो डिपेंड करेगा कि कौन जो इन्वेस्टर का साइज कौन सा है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। अगर बायर जो बायर सेलर जो बड़ा प्लेयर है वो जो है उसके प्रीमियम को डिसाइड कर रहा होगा। सही है ना? ठीक है, आगे चलें। Sir, estimating risk premium in practice. Sir, जोर से बोलें basically please। हाँ। estimating risk premiums in practice. Sir, basically दो methods हैं हमारे पास risk premiums को measure करने के लिए। एक है the survey approach and second है the historical premium approach. Survey investors on their desired risk premiums and use the average premium from this surveys. सर्वेस इन्वेस्टर्स क्या करते हैं सर, डिफरेंट इन्वेस्टर्स का मार्केट से सर्वे करते हैं और फिर उसका एवरेज लेते हैं और वो जो है प्रीमियम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये प्रीमियम होना चाहिए मार्केट में। और हिस्टोरिकल प्रीमियम में सर क्या होता है, अस्यूम दैट द एक्चुअल प्रीमियम डिलीवर्ड ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड प्रीमियम। जो 30 to 50 ईयर्स का वो सर उसका सर्वे कर रहे होते हैं हिस्टोरिकल प्रीमियम्स का, और फिर उसकी बेस पे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये प्रीमियम होगा। इसको ऐसा हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। Estimate the implied premium in today's asset prices. This means we estimate forward-looking premium based on the market rates or price on traded assets today. It is implied premium basically क्या है? It is based on future data. It is estimated through dividend discounted model. It is merely a forward-looking version of the equity risk premium. जी सर। नेक्स्ट स्लाइड कर लूं? अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि रिस्क प्रीमियम इन प्रैक्टिस में एक तो ये कि सर्वे इन्वेस्टर, एक तरीका तो ये है कि वही लोग जो वॉरेन बफेट जैसे जिनकी नेटवर्थ ज़्यादा है, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग ज़्यादा होती है, तो आप उनसे सर्वे करें कि उनके लिहाज से रिस्क प्रीमियम क्या है। और वो अगर आपने 8-10 लोगों का सर्वे कर लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेंगे तो आपको एक ओवरऑल मार्केट का मालूम हो जाएगा कि दिस इज द रिस्क प्रीमियम इन द मार्केट। ठीक है ना? अच्छा, एक तरीका दूसरा ये है कि assume that the actual premium delivered over long term period is equal to the expected premium, that is historical data। यानी कि आपके पास जो है ये अजम्पशन करना है कि जो अभी प्रीमियम चल रहा है, यानी कि जो इससे पहले, यानी हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, तो हिस्ट्री में जो पहले इवेंट्स हो गए हैं तो वही आगे होंगे। तो अगर इस वक्त हिस्टोरिकली जो है प्रीमियम, क्योंकि देखें सबसे आसान तरीका तो ये है कि प्राइस से आप निकाल लें। जैसे स्टॉक मार्केट गिर जाती है तो अब हमने ये कहा, अभी जैसे बात हो रही थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर गई है तो दैट मीन्स के रिस्क प्रीमियम बढ़ गए। सही है ना? लेकिन ये जो प्रीमियम है क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग है तो कल की प्राइस जो है वो प्रीमियम डिसाइड नहीं कर सकती ना। कल की प्राइस जो है वो कल के प्रीमियम, पिछले प्रीमियम डिसाइड करेंगे। सही है, थोड़ा सा वेट करो।
अच्छा जी, चलें। तो अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि जो एक मिनट जरा, अच्छा ओके। सो इन्वेस्टर्स का तो एक तो तरीका ये है कि, दूसरा ये कि assume actual premium delivered is equal to the expected premium। दैट मीन्स कि जो आपका प्रीमियम निकलता है प्राइस के हिसाब से, जैसे आपने बात की थी कि प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो जो उसका रिस्क प्रीमियम तो वो जो है पिछला मार्केट का, यानी कि आज से पहले का है, तो आज की प्राइस का जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी कि आज कल तक, कल नहीं आज लास्ट अगर फ्राइडे की क्लोजिंग की प्राइस है, वो रिफ्लेक्ट करेगी कि फ्राइडे की क्लोज तक इन्वेस्टर को का रिस्क अवर्जन, रिस्क प्रीमियम कितना था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि मंडे को प्रीमियम क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, या वेडनेसडे को क्या होगा। सही है। तो इसकी जो चीज़ वो ये है कि आपका जो एक्चुअल जो प्रीमियम है वो अननोन है, और उसको हम अप्रॉक्स करते हैं हिस्टोरिकल प्रीमियम के साथ, और उसके अंदर अजम्पशन ये होती है कि हिस्ट्री जो है दैट रिपीट करती है अपने आप को इस अजम्पशन पे। अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं है तो ये जो तरीका है जो आप अभी आज की प्राइस का कर रहे हैं ये भी वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई जी आप सब? हाँ सर, मैं ये कहता है कि अगर आप देखें, पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है कि आप जो है वो इन्वेस्टर से एक सर्वे करके ले रहे हैं, हाँ, और वो जो फॉरवर्ड, सेकंड स्टेटमेंट वो बैकवर्ड लुकिंग है, आप वो बैकवर्ड हिस्ट्री के लुकिंग। ऊपर। हाँ और इन जो हिस्ट्री वाले पे इम्प्लाइड प्रीमियम निकाल के आप जो आप आज हाँ, ये कौन जो से थर्ड सर्वे है पे। इम्प्लाइड प्रीमियम जो है ना, ये एक्चुअली फॉरवर्ड लुकिंग प्रीमियम होता है। तो हाँ ठीक है ना, तो ये भी आगे डिस्कस होगा ये कैसे निकलता है। लेकिन ये कि वो तीसरा अप्रोच ये है कि वो बेसिकली इसी से निकलता है कि आप मॉडल बनाए, फाइनेंशियल मॉडल बनाए, जो हमने बेसिक पहले डिस्कस किया था, और सर उसके उसमें अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और जो है ग्रोथ हाँ मॉडल वगैरह जो इस्तेमाल होते हाँ, हैं। जो हमने फाइनेंशियल मॉडल बनाया था कि वो जिसका आपने, और उसके हिसाब से जो है हमने, याद है हमने पहले पहले जब रिस्क रिटर्न कर रहे थे तो हमने जो है मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज निकाली थी और उसको मल्टीप्लाई किया था चांसेस के साथ, एस्टिमेशन की थी। वो जो जी जी मॉडलिंग सर। करते हैं आप, उसके हिसाब से जब जो चीज़ निकलती है वो इम्प्लाइड प्रीमियम कहलाता है, वो जो है फ्यूचर लुकिंग होता है। तो जी ज़्यादा रेलेवेंट जो है वो इम्प्लाइड प्रीमियम होता है रादर देन हिस्टोरिकल प्रीमियम। सही है, चलें करें आगे, कोई सर्वे सवाल? भी सर्वे भी एकदम सिनेरियो चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल जिस तरह कोविड आया था या कुछ, अब ये सुपर साइकिल सप्लाई का आया, तो ये सर्वे भी एक तरह से आपके मतलब वो आप एस्टिमेट करने में, इम्प्लाइड प्रीमियम को एस्टिमेट करने में हेल्प देगा सर्वे अगर करेंगे इन्वेस्टर्स का। सर्वे जो है वो हेल्प देगा आपकी प्रोबेबिलिटी सेट करने में। जो इम्प्लाइड प्रीमियम में जो आपने जो सिनेरियोज बनाते हैं 4-5 सिनेरियोज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं ना, तो सर्वे से जो है ना आपको प्रोबेबिलिटी सेट होने में मदद देगा आपको, क्योंकि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट में प्रोबेबिलिटी तो प्योरली सब्जेक्टिव होता है, तो सर्वे से आपको कम से कम ये कि इन्वेस्टर का रियल सेंटिमेंट मालूम हो जाता है। सही है। सर ये तीन मेथड में से चूज कौन से किए जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादातर हिस्टोरिकल मेथड जो है उसी को ही चूज किया जाता है ज़्यादातर हिस्टोरिकल इन्वेस्टर। मेथड यूज किया जाता है, वो जो कि आसान है, डिपेंड करता है आप किस पॉइंट में यूज कर रहे हैं ना। तो अगर आप बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जारी बात है उसमें, अब हम ये कहते हैं ना कि हम फंडामेंटली कुछ और निकलता है, मार्केट कुछ और चल रही होती है, तो इसमें एक फ्लॉ ये भी होता है कि जो हम फंडामेंटली जो निकाल रहे होते हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस पे निकाल रहे होते हैं, जो कि फ्लॉड है। इसके अंदर आप ये कह रहे हैं जो हिस्ट्री में हो चुका है वो अफेक्ट बाद में आएगा, जबकि हम मार्केट एफिशिएंट मार्केट जो है वो कहती है कि जो पिछला इवेंट है वो ऑलरेडी प्राइस में अप्लाइड हो चुके हैं ना, तो इसलिए सर जो है तो कल इसमें का तो प्रीमियम। ये होता है कि 50-50 साल का और 30-30 साल का रिस्क जो है प्रीमियम होता है। पुराना रिस्क प्रीमियम तो बहुत पुराना हो चुका होता है सर, जो फिर उसको आप करंट के साथ कैसे करते हैं? करंट तो ज़ाहिर है बढ़ गया होगा रिस्क प्रीमियम, तो मैं ये इतना कह रहा हूँ पास आप फिर दूर कि का इस लेते वजह क्यों से है? ज्यादा बेहतर है इम्प्लाइड लें, लेकिन लेते क्यों है वो इस वजह से कि इसको डेटा आसानी से मिल जाता है। जो इम्प्लाइड प्रीमियम होता है उसके अंदर सब्जेक्टिवनेस बहुत होती है,
यानी कि प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिवनेस, मॉडलिंग वगैरह ना, उसके अंदर जो आप जो वैल्यूज पुट करते हैं उसमें सब्जेक्टिवनेस होती है, हर बंदे की वैल्यू जजमेंट जो है उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज आ सकती है, तो वो डिफर कर सकता है। सही है, हिस्टोरिकल में कोई सब्जेक्टिवनेस नहीं होती, रियल डेटा होता है, तो ये इशू है। लेकिन ये जाहिर बात है पुराना डेटा होता है। तो इन दोनों को आपको वेट वो करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है बेहतर, कि समटाइम्स जैसे डिपेंड करता है। जैसे कोई और मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट के अलावा, तो वहाँ पे जहाँ पे चेंजेस बहुत कम होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा बेहतर यही है कि वो हिस्टोरिकल डेटा को लेते हुए इम्प्लाई किया जाए कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। लेकिन अगर जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं रोज़मर्रा के हिसाब से, तो फाइनेंशियल मार्केट जैसे है, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना सब्जेक्टिव एवेल्यूशन करने के बाद जो है आप उसको निकालें, रादर देन आप एक्चुअल नंबर्स लें जो पुराने। सही है, क्लियर है, समझ में आ गई? जी सर। चले ठीक है, चले आगे। सबसे पहले सर द सर्वे अप्रोच, serving all investors in a marketplace is impractical. ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर हर किसी का मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर थे सबका एक साथ सर्वे हो जाए। However, you can survey a few individuals and use these results in practice. This translates into surveys of the following. इसमें सर जो चार्ट दिया हुआ उसमें इन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स का सर्वे किया है, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, CFOs हैं, एनालिटिक्स हैं, इन सब का सर्वे करके इन्होंने एक एस्टिमेटेड रिस्क प्रीमियम को एस्टिमेट किया है। बट सर देयर इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच that it is basically used only on 1 year period. उससे ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म पे ये इन्होंने इस पे नहीं किया था। There are no constraint on reasonability. The survey could produce negative risk premiums or risk premiums of 50%. क्या नाम है सर, 50% इसका नेगेटिव रिजल्ट आया था और पॉजिटिव रिजल्ट इसका शो हो रहा था। The survey results are more reflective of the past than the future. The survey premium can change largely as a function of recent market movements. They मतलब tend सर to इसमें be जो short है term. वो इसमें यानी 50-50% जो है वो मतलब रिस्पॉन्स था कि 50% नेगेटिव आया था, 50% पॉजिटिव आ रहा है, सही है? मतलब यानी ये लिखा है लिमिटेशन में, देयर इज नो कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्स, यानी सर्वे कुड प्रोड्यूस अ नेगेटिव रिस्क प्रीमियम और रिस्क प्रीमियम 50%, दैट मींस बहुत हाई, यानी 50% जो है बहुत बड़ा रिस्क प्रीमियम होता है ना, तो ये माइनस और प्लस में बहुत हाई रिस्क प्रीमियम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? वो ये है कि ये जो भी सर्वे मैनेजर्स जो हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो आप जिनसे आपने इन्वेस्ट राय ली है, ये फ्री में तो राय दे देंगे, लेकिन अगर वो कहेंगे कि अपना अपना पैसा लगाएं तो उसका शायद उसके हिसाब से रिस्क प्रीमियम शायद डिफरेंट हो। तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, जो जिन बंदे से आप ले रहे हैं, देयर इज नो कंस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम कि अगर वो गलत होगा तो आप पे कोई नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है ना वो एब्सर्ड रेट भी दे सकते हैं। सही है ना? तो जैसे इन्होंने मुख्तलिफ सर्वे की ली है, 4.5 4.7 डिफरेंट जो है, लेकिन ये कि डिफरेंस जो है इसके अंदर काफ़ी आ सकता है। एकेडमिक से अलग लिया है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का अलग लिया है। जैसे नीचे इसमें लिखा है मेरिल लिंच जो है पोर्टफोलियो मैनेजर से लेती है, दे आस्क व्हाट दे थिंक द मार्केट विल डू, they report the numbers but do not use it as internally as risk premium। तो वो रिपोर्ट करती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो खुद यूज़ नहीं करते। मॉर्निंग स्टार जो है वो सर्वे करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड रिपोर्ट एब्सर्डली हाई प्रीमियम, तो बहुत हाई प्रीमियम रिपोर्ट करता है, जो कि विच इज़ ऑल्सो यानी हाई प्रीमियम का मतलब है कि आप टू मच पेसिमिस्टिकली आप बात कर रहे हैं। कैम्बल एंड हार्वे जो है वो भी CFO का सर्वे करता है, इनका सर्वे की डिटेल्स भी आपको गिवन है। तो ये ओवरऑल जो है ये है कि प्रीमियम सीम्स टू बी बैकवर्ड लुकिंग देन फॉरवर्ड लुकिंग। दैट मीन्स के जो ओवरऑल जो मार्केट में जो सर्वे करते हैं उससे जो प्रीमियम निकलते हैं वो हिस्टोरिकल प्राइस से ज़्यादा रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर प्राइस से। They seems to decrease in good times and jump after market jumps after market crisis। यानी कि वो अच्छे वक्त में, क्योंकि अच्छा वक्त बुरे वक्त से के बाद आता है, तो जब अच्छा वक्त आता है तो वो in other words they seems to decrease and jump after market crisis।
यानी कि आफ्टर द क्राइसिस व्हेन इट इज ओवर देन इनके प्रीमियम हाई होते हैं, यानी कि दे कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्राइसिस रादर देन ये कि जब वो गुड टाइम आएंगे तब वो डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वो पहले डिक्रीज हो और उसके बाद गुड टाइम आए, या पहले मार्केट क्राइसिस हो जाए और उसके बाद उनका जंप हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इट इज मोर ऑफ अ बैकवर्ड लुकिंग एंड दे डिपेंड अपॉन हिस्टोरिकल नंबर रादर देन इम्प्लाइड और फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, ये इनकी जनरल ऑब्जर्वेशन है सर्वे अप्रोच की, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, हो सकता है कुछ ये इन्होंने जो सर्वे की उनकी ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, सर ये समझ में आई बात? जी जी वाह। चाहूँगा सर, उसके अंदर ये जैसे ये जो रिस्क को हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम निकाल रहे हैं, इम्प्लाइड जो है वो अपना इम्प्लाइड प्रीमियम निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर क्या ये कोई इस्तेमाल करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है कि भाई पॉलिटिकल और हर चीज़ को, जितना पोर्टर मॉडल होता है उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए कोई यूज़ करता है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल? हाँ, मतलब इसमें न्यूरल नेटवर्क के काम लिया जाता है। एक जो हम ये जो हमने निकालते हैं ना, एक तो इसके अगर बैक पे जाते हैं तो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल अप्रोचेज होती है। तो उसमें से एक अप्रोच है कंप्यूटिंग, जिससे कंप्यूटर काम करते हैं, इसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं ना। तो उसके न्यूरल अंदर वो नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स से डिसीजन मेकिंग करते हुए आगे आगे जाते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जो है उस अप्रोच से भी जो है लोग जो है इसका रिजल्ट निकालते हैं। बात ये नहीं है कि रिजल्ट कंप्यूटिंग किस मेथड से करें, बात यह है कि आपके इनपुट्स क्या हैं। बेसिकली अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूज के बेस पे इनपुट करेंगे तो आप जिस भी मेथड से जाएंगे वो वैल्यू उसकी तरफ जाएगी ना। तो अब ये वाली बात के इम्प्लाइड क्या होगा, आगे क्या होगा उसकी, तो वो जो है यानी कि जो भी बंदा निकालेगा वो उसकी वैल्यू जजमेंट उसके साथ अटैच होगी। तो और कोई इतना बड़ा कोई मॉडल बना नहीं आज तक कि बिल्कुल एक्यूरेट फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देना। अगर कोई ऐसा मॉडल होता कि जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता कोई कंप्यूटर में या एआई, तो फिर तो मसला ही हल हो जाता ना, तो हर कोई मिलियनेयर हो जाता। सही है। तो यार पेस्टल को इस्तेमाल करते हुए नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। पेस्टल अप्रोच जो है वो आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी हर चीज़ को नहीं, पेस्टल अप्रोच तो है, आप पेस्टल को इस्तेमाल तो करते ही है ना, लेकिन पेस्टल के अंदर जो वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल है, अब पॉलिटिकल्स में एक बंदा ये कहेगा कि नहीं देखो ये मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट्स हो सकते हैं ना, ये एक पॉइंट तो ये हो सकता है जी। सही। हाँ, लोगों की अपनी पर्सनल बाइसेस भी आ जाती है, हो सकती है ना। वो एक बंदा कहेगा कि मुल्क के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं तो वो नेगेटिव रेट करेगा, और एक बंदा कहेगा कि अब इससे बुरे नहीं हो सकते तो उसके बाद पॉजिटिवनेस है तो वो पॉजिटिव रेट करे। मतलब कहने का मकसद है कि एक चीज को देखने के नजरिए मुख्तलिफ हो सकते हैं ना। तो आप करते तो पेस्टल से ही हैं, एनवायरमेंटल स्कैन करते हैं, लेकिन जो है अपना वैल्यू जजमेंट हर एक के साथ अटैच होती है ना, ये मसला है। ठीक है, चलें ठीक है, तो ये समझ में आ गई, क्लियर हुई बात, कोई सवाल तो नहीं है? चले तो आगे चलते हैं। इन्होंने एक जनरल बात की है कि सर्वे में ओवरऑल क्या शो हो रहा था। चले आगे चलें। Next slide is the historical premium approach. This is the default approach used by most to arrive at the premium to use in the model. इसमें क्या हो रहा होता है सर कि हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, हिस्ट्री के बेसिस पे हम इस पर जजमेंट कर रहे होते हैं अपने प्रीमियम की 20 years, 40 years, 50 years का हम डाटा ले रहे होते हैं। इन मोस्ट केसेस दिस अप्रोच डज द फॉलोइंग: डिफाइंस अ टाइम पीरियड फॉर द एस्टिमेशन, कैलकुलेट्स एवरेज रिटर्न ऑन स्टॉक इंडेक्स ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कि जो रिस्की पोर्टफोलियो है हमारा, उसके हम जो 20 years का लेट्स सपोज अगर हम डाटा ले रहे हैं तो उसके एवरेज निकालते हैं। देन कैलकुलेट्स एवरेज रिटर्न्स ऑन अ रिस्कलेस सिक्योरिटी ओवर द पीरियड, और उस पीरियड का जैसे 20 years का पीरियड है, जो रिस्कलेस उस वक्त की सिक्योरिटीज है उसके भी हम जो है एवरेज लेते हैं। देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू एवरेजेस, जो रिस्की पोर्टफोलियो का एवरेज किया है और जो रिस्कलेस सिक्योरिटी का हमने एवरेज लिया 20 years का, उसका हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एंड यूजेस इट एज अ प्रीमियम लुकिंग फॉरवर्ड। और उसको हम आगे के प्रीमियम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के प्रीमियम देखने के लिए हम इस तरीके से इसके कैलकुलेट करें। बट देयर इज द लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच आर it assumes that the risk aversion of investor has not changed in a systematic way across time.
वो इसमें ये पता चलता है कि सर रिस्क अवर्जन जो है इन्वेस्टर्स का विद द पासिंग ईयर्स जो है चेंज नहीं हो रहा होता। सर रिस्क अवर्जन में चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर ईयर जो है चेंज होकर ही आ रहा होता है, बट इट रिवर्ट्स बैक टू द हिस्टोरिकल एवरेज। It assumes that the richness of the risky portfolio stock index has not changed in a systematic way across time. सर इसके अंदर बेसिकली टी बॉन्ड और टी बिल्स का एवरेज जो है ना वो लिया जा रहा होता है। दो चीज़ें, एवरेज होता है, फिर ज्योमेट्रिक एवरेज और मीन वगैरह भी निकालते हैं इसका। हाँ तो एवरेजेस यहाँ पे बेसिकली टी बिल और टी बॉन्ड्स का लिया जा रहा होता है। अच्छा देखें, ये बात समझ में आ गई। ये स्लाइड में कोई चीज इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जो हिस्टोरिकल प्रीमियम जो है ये कैसे निकाला जाता है। नंबर 1, जिसमें आप जो है पीरियड आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस पीरियड का एवरेज निकालते हैं स्टॉक का, और एवरेज निकालते हैं रिस्क फ्री का, उसका डिफरेंस होगा वो हिस्टोरिकल प्रीमियम, ठीक है ना। और इसकी लिमिटेशन जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो अच्छा, सवाल ये है कि दिस अप्रोच this is the basic approach that is used by almost every large investment banks and consulting firms. So despite के इसकी काफ़ी सारी weaknesses है, और ये हमने भी बात की है कि फाइनेंशियल मार्केट में तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, और यहाँ पे आपने बड़ी बेसिक assumptions की हुई हैं कि इन्वेस्टर का रिस्क अवर्जेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि जाहिर बात है आप जब हिस्टोरिकल बेसिस पे कर रहे हैं तो आप यही अज्यूम कर रहे हैं कि रिस्क अवर्जन इन्वेस्टर्स का वो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, सही है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बजाय यानी कि इस मेथड पे क्यों लोग जाते हैं, खास तौर पे ये जो बड़े हाउसेज हैं। चले छोटे लोग तो हम ये कहते हैं कि भाई डेटा वेटा मिलने का मुश्किल है, इनको तो डेटा भी मिल जाता है चीज़ों का, इनके पास तो इतने जो है रिसोर्सेज भी होते हैं कि वो जो है एम्प्लॉयड रिस्क को निकाल ले, इनके पास कंप्यूटिंग पावर भी होती है, वो अपने यूज भी कर सकते हैं मॉडल्स को। तो ये फिर हिस्टोरिकल पे क्यों जाते हैं, इसका कोई जवाब देगा कोई? एनी आइडिया? तो ये इसकी नॉर्मल सी बात ये कि 1-2 साल तो आउट हो जाएगा, लेकिन अगर हम लॉन्गर पीरियड पे देखेंगे ना तो वो हिस्टोरिकल से मैच कर जाता है। अच्छा, यानी कि जो हम ये जो बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एंड इन लॉन्ग रन में पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके स्टोकेस्टिक बन जाते हैं। तो यू मे बी राइट, लेकिन समटाइम्स आपको जो है प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए आपको लॉन्ग रन कितना होगा ये भी एक बड़ा सवाल है ना। तो अगर हम आता है कि है ना, तो लेकिन 30 साल का डेटा जो है हो सकता है जो अगले आने वाले 30 साल है वो हो सकता है डिपेंड करे पिछले 30 साल के ऑन एवरेज, लेकिन पिछले 30 साल के डेटा से अगले दिन का जो है अगर इन्वेस्टमेंट 1 या 2 साल का है तो उसका प्रीमियम कैसे निकलेगा? शॉर्ट पीरियड का नहीं निकालते, वर्स may change from but it revert back to the historical average. ये खुद भी बता रहा है ये चीज लिमिटेशन के अंदर जो प्रैक्टिस में बता रहा है पहले पॉइंट के अंदर। तो वो एक मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ऑन एवरेज जो है वो यही रहेगा। अब अच्छा चले मैं मतलब ये बोलो रहेगा, मतलब वो अगर हम देखें कि भाई वो जो होता है वो शॉर्ट पीरियड में तो फ्लैट वो बन सकता है ग्राफ, लेकिन अल्टीमेटली वो अगर हम लॉन्गर पीरियड लेंगे तो बेल कर्व में ही आ जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हर चीज आ जाती है। नहीं वो तो आपकी सही है लॉन्ग टर्म, लेकिन हम जो बात करते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली वैल्यूएशन इज शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म। यानी वैल्यूएशन के अंदर जो हम 30-35 साल का एवरेज हम बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि कल की परसों की इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम 1 साल की इन्वेस्टमेंट, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ जी, इसलिए सर लेते हैं ये लोग, मतलब मेरा ये कहना है कि लोग ये इसलिए लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी है और इन लॉन्ग रन ये वही मैच कर जाएगा, इसलिए लोग हिस्टोरिकल। अच्छा चले इसकी जो एक और रीजन है जो शायद इसमें नहीं बताई, वो ये है कि जैसे जो मैंने डिस्कस किया था कि सब्जेक्टिवनेस, पीपल टेंड टू अवॉइड सब्जेक्टिवनेस, वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिवनेस लोग अवॉइड करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता,
यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्टिवली, क्योंकि आप अगर इम्प्लाइड प्रीमियम लेंगे और उसके लिए फिर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाएंगे और मॉडलिंग के अंदर आप कुछ वेरिएबल डालेंगे और उस वेरिएबल के अंदर सब्जेक्टिविटी होगी और कल को मार्केट जो है उसके हिसाब से नहीं आती, क्योंकि एरर ऑफ जजमेंट यानी तो हर जगह रहता है, तो फिर जो है इस इन्वेस्टमेंट में जो भी लॉस होगा वो आपके ऊपर आ जाएगा बेसिकली। यानी कि जो आपके हाँ, जो आप बॉस होंगे, जो आपके आप जिससे रिपोर्ट कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि भाई आपको इतना पता नहीं था कि आपने वैल्यू सही नहीं डाली, ठीक है ना। तो इसमें इसका इसका सबसे बड़ा एलिबा ये है कि भाई हमने तो वैल्यूज का क्या है, हमने तो हिस्टोरिकल लिए, तो ये तो वो मार्केट की वैल्यूज हैं, तो इस पे बंदा पकड़ नहीं सकता दूसरे को। हालांकि दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू डू, मतलब इसके ये खुद जो है ना, अगर हम प्योरली उसमें एफिशिएंसी और बिल्कुल उसमें जाए ना, तो ये सही तरीका नहीं है। लेकिन जाहिर बात है इसके अंदर ब्लेम आप किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो आपने फिगर्स लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं और मार्केट के हिसाब से लिए हैं, और आपने कहा है कि वी डोंट, मतलब इसमें फिर इन्वेस्टर जो मैनेजर जो है पोर्टफोलियो का, उसका अपना कोई रोल नहीं होता, वो तो जस्ट हिस्टोरिकल ले लेता है, सही है ना। तो इस वजह से बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज जो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो कोई भी बंदा अपने ऊपर इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना नुकसान अपने ऊपर लादना नहीं चाहता कि पूरी कैरियर उसका खराब ना हो जाए। इस वजह से जो है ना दे टेंड टू प्ले सेफ, और आप जो है वो एवरेज पे जा रहे होते हैं, जो कि सही मेथड नहीं है जो हमने अभी भी देख लिया, ठीक है ना, क्लियर है। फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होता वो एवरेज, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होता, लेकिन वो सेफ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है रियल नंबर्स होते हैं और उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो कहे, अगर कोई कहेगा कि भाई आपने सही वैल्यू नहीं किया, कहेंगे हमने तो एवरेज निकाली है पिछले, उसके हिसाब से तो सही है, इससे बेहतर मेथड है नहीं, क्योंकि इससे बेहतर मेथड वो है कि जिसके अंदर जो है आपकी वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व है, और वैल्यू जजमेंट हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, है ना। ये जजमेंट को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। सारी बात है, जस्टिफाई कैसे करेंगे भाई, आप कैसे करेंगे। एक बंदा कहे कि आज के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं, तो एक इसके तो दो राय हो सकते हैं ना। एक बंदा ये कहे कि नहीं अब बढ़ेगा, मामला बेहतर हो जाएगा, एक कहेगा कि नहीं और वर्स होगा, तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। ये इसके अंदर हमेशा वैल्यू जजमेंट मौजूद रहेगी। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ही नहीं, इसमें सब्जेक्टिविटी मौजूद है, और वो सब्जेक्टिविटी बेस करेगी आपकी अपनी वैल्यूज पर। तो आप अपनी वैल्यूज को इन्वेस्टमेंट पर नहीं वो थोप सकते ना, बेसिकली ये इसकी लॉजिक है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि इसको चक्करी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो तरीका दूसरा बताया है वो तो इतना बेहतर वैसे ही नहीं है टू स्टार्ट विद, सही है। अगर आप कुछ भी ना आ रहा हो तो हिस्टोरिकल प्रीमियम ले लिया जाए, तो वो सेफेस्ट मेथड होगा, आप ये कह लो, ठीक है, क्लियर है। सेफ ले, ओके सर। हाँ चले फिर आगे चले। सर हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ताहिर खुर्शीद है, वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ताहिर भाई प्लीज ज्वाइन। जी बहुत शुक्रिया उजाला। अच्छा अभी हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम की बात बेसिकली कर रहे थे, सर भी और उजाला भी अपने इनपुट दे रही थी, ठीक है ना। हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम बेसिकली क्या है कि मोस्टली जो इन्वेस्टर होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं अपना रिस्क प्रीमियम, फ्यूचर रिस्क प्रीमियम को। इसके लिए पास डेटा को ऐसे सी बात है कि वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें तीन बेसिकली चीज़ें जो है ना वो हिस्टोरिकल रिस्क प्रीमियम में आती हैं। एक तो टाइम पीरियड को आप जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, रिस्क फ्री सिक्योरिटी और मार्केट इंडेक्स जो होता है इसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तीसरा एवरेज अप्रोचेस जो हैं वो इसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ वो आ रही है कि टाइम पीरियड वही जो अभी सर ने पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड बेसिकली हम जहाँ पे जो है 50 साल का, 20 साल का और 10 साल का जो है वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली एक फार्मूला भी इस पे अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हम जो है जितने भी ये साल लेट सपोज दिए हैं 1928 से 2013 तक का, इसका एक स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया जाता है। लेट सपोज हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि 20% है, ठीक है। और इसको हम जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं, लेट सपोज 1928 से 2013 तक के 84 या 85 ईयर्स बन रहे हैं, उससे हम बेसिकली इसको डिवाइड करके जो है वो हम इसका स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे होते हैं। अच्छा ये अगर आप देखें कि जिस तरह से और आगे आप जाएं इस टेबल में 1964 से 2013, फिर 2004 से 2013, जैसे जैसे आप जो है वो साल कम होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रिस्क प्रीमियम बेसिकली जो है वो एरर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड एरर है जो कम है जिसको हम लेंगे वो 2.19 है। 2.19 जो 1928 से 2013 में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर। और इसकी एवरेज आपने जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि एवरेज इसकी किस तरह निकलती है, अरिथमेटिक एवरेज निकाली जाती है पूरे ईयर्स की, यानी कि टी बिल्स की और टी बॉन्ड्स की।
ऑन एवरेज इसके थ्रू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके एरर्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक एवरेज भी आगे दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक एवरेज का फार्मूला आगे आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। सर आप कुछ इसमें इनपुट करना चाहें? अच्छा जी, इसमें बेसिकली सही है, मतलब ठीक है। आप इसमें बस ये है कि दो तरीके के होते हैं, एक ज्योमेट्रिक और वो मेरे पास आगे आएगा तो आप डिस्कस कर लेंगे। तो जी जी ये दोनों जो है ना, यानी दोनों तरीके जो है दोनों यूज किए जाते हैं। अर्थमेटिक भी, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज समेशन एक्स अपॉन एन जिसको हम कहते हैं, जी ठीक जी है ना। और ज्योमेट्रिक तो फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक में जो आपकी आप समझ लें कि अर्थमेटिक जो है ना वो ज्योमेट्रिक में जो है ना, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि सर ग्रोथ कंपाउंडेड ज्यादा, बेसिकली इसमें होता है हाँ ज्योमेट्रिक में। वो ग्रोथ को ज्यादा ज्यादा जो है ना वो फोकस करता है कि कोई चीज अगर ग्रो कर रही है तो उसका उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा ज्योमेट्रिक में। अर्थमेटिक में वो सब एवरेज आउट हो जाता है। तो इस वजह से जो है अगर आपके ग्रोथ ओरिएंटेड है, यानी कि जिसके अंदर आपकी जो कोई ट्रेंड बन रहा है, या जैसे इन्होंने बताया कि रिटर्न्स आर नॉर्मली नेगेटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम, दैट मींस के ओवर टाइम, यानी कि पिछले कम होंगे तो इस बार ज्यादा होंगे, यानी कि ओवर टाइम ग्रोथ ज्यादा होगी इसमें। यानी कि जो इन्होंने बताया ना कि नॉर्मली जो है ऑर्थोमेटिक मीन्स यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्थोमेटिक मीन्स जो है नॉर्मली उधर ज्यादा बेहतर होगा व्हेन रिटर्न्स आर अनकोरिलेटेड ओवर टाइम एंड यू आर आस्क्ड टू एस्टिमेट 1 ईयर। तो लेकिन नॉर्मली जो रिटर्न्स है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं ओवर टाइम के साथ। तो वी आर एस्टिमेटिंग प्रीमियम्स ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वजह से जो है ना उसके अंदर जो मूवमेंट्स होती है, जैसे कंपाउंड रेट होता है उसका मूवमेंट, तो वो ज्यादा बेहतर कैप्चर करेगा ज्योमेट्रिक मीन। तो बेसिकली ये उन्होंने बात की। सही है। सर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसके अंदर काइंडली इसके कुछ एक्सरसाइज बेसिकली हमें करवाएं, अरिथमेटिक एवरेज और ज्योमेट्रिक एवरेज किस तरह हाँ, निकलता है ये इसका स्टैंडर्ड एरर। चले इसको अब मुझे याद दिलाइएगा इसके एंड में ना, क्लास के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो बुक के एंड के सवाल आते हैं ना। क्योंकि सर तो इसमें पूरा डिफाइन नहीं किया हुआ बेसिकली ना, बस ये फिगर निकाल के उन्होंने दिखा दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये निकले कैसे। अच्छा देखिए, सबसे बेस्ट तरीका बताऊं क्या है अगर आपको इसमें करना है। आप जी एक्सेल जी में जो है ना, आप रैंडमली बहुत सारे आप जैसे टाइम सीरीज ले लें, ठीक है ना। आप जी कोई जी 30 साल की टाइम सीरीज ले लें किसी भी स्टॉक की, वो आपने एक्सेल में डाला और एक्सेल में उसका एक अर्थमेटिक मीन निकालें और एक ज्योमेट्रिक मीन निकालें। एक्सेल के अंदर ना ऑप्शन होता है, फार्मूला देखना है तो फार्मूला भी मिल जाएगा। आप गूगल पे जो है फार्मूला देख लें ज्योमेट्रिक मीन का वर्सेस अर्थमेटिक मीन का, तो उसमें ऑप्शन होता है, तो वो आप एक्सेल में निकाल लें। और उसके बाद आप जो है ना आप ये देखेंगे कि अगर आप उस सीरीज को ट्वीक करें थोड़ा सा, अगर आप ये करें कि उसके अंदर मूवमेंट ज्यादा करते हैं, यानी कि कम और ज्यादा, तो आप ये देखेंगे जो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा वर्सेस अर्थमेटिक मीन। तो ये आप प्रैक्टिस करके देखें, लर्निंग बाय डूइंग की वाली बात कर रहा हूँ। इस पे आप और बाकी ये कि बुक के एंड में कुछ सवाल है वो भी देख लेंगे, तो मुझे याद दिला दीजिए। जी जुबैर, आप कुछ कह रहे हैं? जी जुबैर, आपका हाथ खड़ा हुआ है। तो जाला नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। चलें नेक्स्ट। अच्छा ये कुछ अरिथमेटिक एवरेज ज्योमेट्रिक एवरेज निकाली हुई सर, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह किया है। अच्छा एक मिनट, हाँ, वो वैल्यूज नहीं समझ आ रही ये कहाँ से ली हाँ है। ये देखें, ये अर्थमेटिक एवरेज जो है ये इन्होंने ये जो है ये अप्लाइड इम्प्लाइड पे लगाना निकाला है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से अर्थमेटिक एवरेज निकाला है। वो ये कह रहा है कि भाई 100 स्टार्टिंग पॉइंट है और चांसेस ऑफ गेन भी 50% है और चांसेस ऑफ लॉस भी 50% है। तो उसका एवरेज कैसे निकाले जाएंगे कि +50, 100 के में +50 और उसका मल्टीप्लाई बाय चांस, यानी 50% गेन है उसको मल्टीप्लाई किया उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और उसमें प्लस किया माइनस किया 50% लॉस है मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। तो दोनों सर एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन इसका सर अ, 0.5 जो लिए ये क्या ईयर्स हैं? ये प्रोबेबिलिटी है, अच्छा यानी कि चांसेस ऑफ गेन एंड चांसेस ऑफ लॉस तो वो बराबर है ना। एवरेज, अगर एवरेज के अंदर प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, आप इसका वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं कि अगर चांस ऑफ गेन ज्यादा है लॉस ज्यादा है, लेकिन एवरेज के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होती है ना। तो चांसेस ऑफ गेन भी बराबर होता है, चांसेस ऑफ लॉस भी बराबर होता है, इसलिए जो है ना उन्होंने कहा 50% गेन और 50% लॉस और उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर। ये क्लियर हुई बात? ये कैसा आया? जी सर। जी सर।
अच्छा, इसी को इन्होंने अर्थमेटिक में किया है। तो अर्थमेटिक में जो है वो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ज्योमेट्रिक, सॉरी अर्थमेटिक एवरेज को निकालिए, ज्योमेट्रिक एवरेज जो है उसके अंदर जो है, एक मिनट होल्ड करें। सही, 1.5 कहाँ से लिया उन्होंने? अच्छा जी, तो यही जो अर्थमेटिक एवरेज जो है वो डिफरेंट आ रही है, क्योंकि इसके अंदर अब इन्होंने क्या किया 1.5 जो यानी कि इन्होंने परसेंटेज ऑफ गेन निकाला है 1.5, यानी कि 100 में 50% ऐड कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू है 1.5, यानी 1.5 टाइम्स जो है ना आपने गेन हुआ है यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1.5, उसको मल्टीप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी के साथ और उसको एक्सपोनेंट किया है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मींस जो हैं दे वेरी, यानी कि वो एक नहीं रहते, ठीक है ना। तो जी ये अच्छा, इस कब आपको अर्थमेटिक यूज करना होगा, कब आपको ज्योमेट्रिक, ये हमने डिस्कस कर दिया। अगर वैल्यू जो है जो है वो सेम होती है, डिफर इतनी ज्यादा नहीं करती आपस में, जी, और अगर वैल्यू के अंदर डिफरिंग ज़्यादा है, उसके अंदर आपस के अंदर वो ज़्यादा है, तो फिर वो जो है वो आप दूसरा यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक। सही है जी सर। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा जी, और ज़्यादा नेक्स्ट स्लाइड पे। जी जी जी। सॉरी क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई होगा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो, अगर मतलब वो इसकी पॉपुलेशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो और आप ये समझें कि मूवमेंट्स आए हो, मतलब ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन ना आए हो, बल्कि यानी कि टाइम वाइज जो है, मतलब ये कि हर नई मूवमेंट पहले मूवमेंट से ज्यादा डिफरेंट हो, यानी दैट मींस के फ्लक्चुएशन ज्यादा हो मूवमेंट के अंदर, आप ये कह लें। अगर उसका जो ग्राफ बना है ना तो काफी जगली बने, तो ऐसे ग्राफ जैसे फाइनेंस के अंदर ग्राफ होता है, तो उसके अंदर ज्यादा बेहतर है वो ज्योमेट्रिक मूव यूज किया जाए, क्योंकि वो मूवमेंट को बेहतर तरीके से कैप्चर करता है। हाँ, वो जो बेल कप बनता है उसका आना बने, एवरेज के पास ज्यादा वैल्यूज ना हो। हाँ, अगर बहुत स्ट्रेट लाइन है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक यूज कर ले, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक एक ही देंगे, लेकिन जब ज्यादा मूवमेंट होगी ना तो मूवमेंट को ज्यादा फिर आपकी वेरी कर जाएगा, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक में फर्क आ जाएगा, सही है। तो ज्यादा बेहतर फिर जो वो यूज करते हैं ज्योमेट्रिक कर, सही है। चलें। अच्छा, ये व्हाट अबाउट द हिस्टोरिकल प्रीमियम ऑफ फॉर अदर मार्केट्स? अभी तो हम मार्केट के अंदर जो रिस्क प्रीमियम थी उसकी बात करते हैं, अब अदर मार्केट की बात करते हैं। तो अदर मार्केट में जिस तरह से वो बता रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा फॉर मार्केट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट इज अवेलेबल फॉर मच शॉर्टर टाइम पीरियड। द प्रॉब्लम इज even greater in emerging market. अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल डेटा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि अदर मार्केट का ले रहे हैं, वो शॉर्टर टाइम पीरियड के ऊपर बेसिकली इसको जो है वो लेते देखिए, हैं। इसका यूएस का तो मेरे ख्याल से 300 साल का डेटा मौजूद है, जैसा इन्होंने पहले भी बताया ना पिछली स्लाइड में। ये जो यूएस का जो डेटा है वो 1800 से है, तो 1800 1900 तो 300 325 साल का डेटा मौजूद है। लेकिन जो है अगर पाकिस्तान का डेटा लेंगे तो 70 साल का मिलेगा एट मैक्स। तो ये तो क्योंकि ये बात है कि इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये। सही। The historical premium that emerged from this data reflect the data problem. There is much greater error associated with estimate to the premium. अच्छा, इसका Historical मतलब ये है कि हिस्टोरिकल, जैसे हमने बात भी की, जैसे वाप साहब ने बात की कि जितना पहले का डेटा होगा उतना ही जो है, क्योंकि हमने बात की ना स्टोकेस्टिक है कि वैल्यूज जो है वो एक दूसरे को, यानी कि जो नॉइज होती है, हर 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 डेटा, हर ऑब्जर्वेशन के साथ एक नॉइज होती है, लेकिन वो जो नॉइज होती है उसका ट्रेंड नहीं होता। तो जितना ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑब्जर्वेशन लेंगे तो एक दूसरे को कट ऑफ करके जो है वो ज्यादा चांसेस होंगे वो आप बेहतर रिजल्ट पे आ जाए। मतलब एरर ज़्यादा आएगा उसमें, एरर ज़्यादा आएगा, डेटा में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो हिस्टोरिकल में अगर आपको 300 साल का डेटा है तो उसके अंदर नॉइज की रिडक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 70 साल का डेटा। मतलब कहने का इसमें मकसद ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डेटा सही नहीं है इमर्जिंग मार्केट का, मतलब कहने का मकसद ये है कि यूएस का कोई 300 325 साल का डेटा मौजूद है,
तो उसके अंदर जो वो नॉइस का जो एलिमेंट है, यानी कि मुख्तलिफ इवेंट, यानी 350 साल में तकरीबन तमाम ही जो दुनिया में हालात गुजरे हैं वो उस मुल्क के साथ गुजर चुके हैं ना, तो वो हर तरह का इवेंट जो है उसके प्राइसेस में कैप्चर हुआ है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म लेंगे तो हिस्टोरिकल वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा इन दैट टर्म एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। सही है ना? सही जी, आगे करिएगा उजाला। अच्छा, बॉन्ड डिफॉल्ट स्प्रेड एट CRP नवंबर 2013। अच्छा, इसके अंदर वही आपको जो है वो दिया हुआ नवंबर 2013 का हिस्टोरिकल आपने डेटा लिया हुआ, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है US का 4.20 है, जो मैट्रिक एवरेज भी निकाला हुआ है, इसमें स्टॉक ओवर टी बॉन्ड निकाला हुआ 1928 से 2012 तक का, ठीक है। अभी पीछे जिस हमने अरिथमेटिक एवरेज जो पढ़ी थी, इसकी ज़ाहिर सी बात है उसकी एक उन्होंने टाइम पीरियड ले लिया 1928 से 2012 का। इसमें जो है वो अरिथमेटिक एवरेज वो निकाल रहे हैं 7.65 और जो स्टॉक टी बॉन्ड निकाल रहे हैं 5.88 है, ठीक है। और नीचे आई थिंक इनके एरर्स जो है वो दिए, फिर जो मैट्रिक एवरेज जो है वो निकाला हुआ है इसका। और सॉवरेन बॉन्ड का पहले सर जिस तरह से बता चुके हैं, सॉवरेन बॉन्ड इसके अंदर बेसिकली यूज़ हुआ है यूजिंग डिफ़ॉल्ट स्पेंड। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं कुछ आपको बता दूँ, ये रेटिंग बेसिकली दी हुई है BA3 ये बेसिकली मूडीज़ जो है रेटिंग देती है इन कंपनीज़ को, ठीक है। और ये ERP जो है कंट्री का ये निकाला हुआ है। एक ERP का टेबल चार्ट जो है वो आगे स्लाइडों में आएगा, उसमें हम दिखाएंगे हर कंट्री की बेसिकली ERP जो है वो दी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। सर इसको थोड़ा सा आप भी अपना इनपुट डालें सर। अच्छा, वैसे ये जो इनकी दामोदरन है ना, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो है इनके SSRN पे पेपर्स भी हैं, इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है, तो इन्होंने जो है ना बहुत ही डिटेल में तो फ्री डेटा इन्होंने दिया हुआ है पूरे पता नहीं कितने साल का, कितनी कंट्रीज का, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, अपने हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप अपना कोई जी प्रोजेक्ट सर, वगैरह है करना इसमें है ना। ERP बेसिकली दी हुई है सर कंट्री की इसके अंदर, ये हर इसमें कंट्री भी की आएगा सर। ERP उन्होंने निकाल के दी हुई है और उन्होंने मेथड भी एक्सेल में शायद दी हुई है, और वो मेथड वगैरह भी बताया हुआ है कि उन्होंने सारा कुछ निकाल के दिया हुआ है और उसकी इस लॉजिक इन्होंने यहाँ बता दी है। तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट स्प्रेड से इन्होंने बताएं, और इन्होंने ये भी बताया रेटिंग वर्सेस उसका जो प्रीमियम है कितना है, और टोटल यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रीमियम प्लस US का 4.2% जो है, तो वो आपका उस कंट्री का जो है प्रीमियम आ जाता है। तो एक तरीका तो यही है कि प्रीमियम निकालने का वन सोल्यूशन इस बॉन्ड का जो डिफ़ॉल्ट स्प्रेड है उसको ले लें एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रिस्क। लेकिन असल में बॉन्ड का जो डिफ़ॉल्ट स्प्रेड है ना, वो जो रिस्क है वो सिर्फ एक रिस्क है जिसको हम डिफ़ॉल्ट रिस्क कहते हैं ना। तो लेकिन जो हम अभी जो रिस्क की बात कर रहे हैं, जो प्रीमियम होगा उसके अंदर वो तमाम रिस्क शामिल हो सकते हैं, जिसमें प्राइस का रिस्क भी हो सकता है और 10 रिस्क और हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना बहरहाल अप्रॉक्सीमेशन के लिए उन्होंने लिया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रीमियम CDS वो CRP उन्होंने निकाला, ठीक है। सर अगर हम इसमें जो है सर बात करें, जिस तरह से प्रीमियम रिस्क जो US का 4.20 दिया हुआ है और कंट्री का 6.45 है, जो इंडिया का दे रहा है और चाइना का दे रहा है, तो सर ये हम इसमें से जो है वो मतलब माइनस करेंगे तो करंट कंट्री का आएगा, जिस तरह US का 4.20 है और इंडिया का 6.45 है, तो हम इसको क्या माइनस करेंगे? क्योंकि ये नहीं इसी नहीं टेबल के इसमें अंदर सेकंड टेबल में भी लिखा हुआ है US ERP। नहीं, जी सर इन्होंने प्लस किया है ना। इन्होंने अब प्लस देखे ना, किया। अब देखें वो पहले जो हमने माइनस किया था ना, वो क्या मालूम कर रहे थे, वो हम मालूम कर रहे थे रिस्क फ्री रेट। अब हम मालूम कर रहे हैं रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। पहले हम बेसिकली हम ये जा रहे थे मोर रिस्की से लेस रिस्की पर, तो हम इसलिए US पर चले गए, तो हमने माइनस करके US प्लस। अब हम लेस रिस्की से मोर रिस्की पर जा रहे हैं, तो हमने जो है US के प्रीमियम में ऐड कर दिया उसका डिफॉल्ट स्प्रेड। पहले हम US डिफॉल्ट जो लोकल जो उसका रेट था उससे माइनस करते थे US का वो डिफॉल्ट स्प्रेड है। अब यहाँ पे हमने ऐड कर रहे हैं US के रेट में डिफॉल्ट स्प्रेड, तो ये जो है ना उसका उस मुल्क का प्रीमियम बन जाएगा। क्लियर है? ओके, सही सर, चलें ठीक तो है जी। नेक्स्ट ठीक है। स्लाइड तो पे ये आइए दोनों उजाला। तरीके से निकाल लिया इन्होंने, जहाँ पे रेटिंग्स मौजूद है वहाँ पे उन्होंने रेटिंग्स वो रेटिंग के, अगर आपका प्रीमियम सॉवरेन बॉन्ड ट्रेड हो रहे हैं आपके मुल्क के, तो उसका आप डायरेक्टली स्प्रेड निकाल सकते हैं और स्प्रेड को ऐड कर दें US के ERP पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर बॉन्ड ट्रेड नहीं हो रहा है तो आप उसकी रेटिंग देखें, आपकी बॉन्ड की रेटिंग क्या है, उस रेटिंग के हिसाब से जो मुल्क बॉन्ड ट्रेड हो रहा है उसका प्रीमियम निकाल लें और अपने उस तरह से प्रॉक्सी कर लें।
और अगर आपके पास क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड्स मौजूद हैं सॉवरेन CDS, सो उससे भी आप जो है ना ये प्रीमियम निकाल सकते हैं। सही है ना? सही जी, जाल आगे करिए। अच्छा, ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जो है वो इसके अंदर निकाला हुआ है। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? जो आपकी कंट्री बेसिकली जो करंट है वो, और प्लस इसके अलावा आप उसको डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो US का होता है। रिलेटिव प्लीज स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने निकाली है, तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कंट्री X डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंट्री US US। जी सर। तो और जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो मालूम किया है वो किसी मुल्क का वो ऐसा किया है कि US का रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय द रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना? कंट्री X। यानी कि ये वही वाली अप्रोच है। इससे पहले जो हमने वो अप्रोक्सीमेशन इन्फ्लेशन के साथ किया था ना, जब आपके मौजूद नहीं था रेट्स, तो हमने इन्फ्लेशन को लिया था। तो जो आपकी इसी तरह से जो वो जो रिस्क होगा उसको हमने अप्रोक्स कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सही है ना? तो उन्होंने जो है ना तो एक तरीका तो स्टैंडर्ड डेविएशन, एक तरीका तो वो बताया कि जो है आप बॉन्ड का कर लेंगे, एक तरीका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें और US के प्रीमियम में उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट द इक्विटी प्रीमियम। इसी तरह से जो है डिफॉल्ट स्प्रेड स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोच, अगर डिफॉल्ट स्प्रेड पे करेंगे तो रिस्क कंट्री का डिफॉल्ट स्प्रेड मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इक्विटी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी, यानी कि जिस इक्विटी का जिस आप कंपनी का मालूम कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कंट्रीज की, उस कंट्री की जो है उसके बॉन्ड की स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये उसके रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। उसको आपने डिफॉल्ट स्प्रेड से मल्टीप्लाई करके भी कंट्री का रिस्क प्रीमियम निकाल सकते हैं। सही है ना? सही। तो ये कंट्री का रिस्क प्रीमियम है, और इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे हमने बात की इससे पहले। ठीक है? ठीक है, मुताहिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ये प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये यहाँ से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये सर इसमें लिखा हुआ है, सॉरी जी, इसमें बियॉन्ड ये डिफॉल्ट इन्वेस्ट किया स्प्रेड। कि हाँ बोले इक्विटीज आर रिस्कियर देन बॉन्ड्स। इसको सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है इक्विटीज आर रिस्कियर देन बॉन्ड, ये क्यों लिखा हुआ है? ये बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है कि ये इक्विटीज़ होती हैं ये मोर वॉलेटाइल होती हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स। बॉन्ड बेसिकली क्योंकि नॉर्मली एक गवर्नमेंट इशू करती है, तो इसके जो रिटर्न्स होते हैं बहुत फिक्स होते हैं और बहुत नॉन वॉलेटाइल होते हैं। बहुत ही रेयर इसमें चेंजेस आते हैं इन केस ऑफ एनी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस अगर हो तो फिर बहुत रेयरली चेंज होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू इक्विटीज़ ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो ये मेजरली जो इसमें वजह है जिसकी वजह से इक्विटीज़ आर मोर रिस्कियर देन बॉन्ड्स। उसके बाद इसमें सर बताया गया है कि वाइल डिफॉल्ट रिस्क स्प्रेड्स एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम्स आर हाईली कोरिलेटेड। ये इसलिए बताया गया क्योंकि जब आप अपना किसी कंट्री का रिस्क प्रीमियम निकालते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट रिस्क का फैक्टर होता है। वो ये फैक्टर होता है कि उस मुल्क का जो भी रिस्क डिफ़ॉल्ट स्प्रेड होता है, यानी कि वो कितनी कंट्री रिस्की है, वो एलिमेंट भी उसमें शामिल होता है। तो जिस तरह से इसमें फार्मूले के थ्रू भी बताया गया कि कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है वो इज इक्वल्स टू कंट्री डिफ़ॉल्ट स्प्रेड इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंट्री बॉन्ड। तो इसके अंदर ये जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंट्री बॉन्ड से डिवाइड करेंगे, उसमें आपको ये डिफ़ॉल्ट स्प्रेड को भी साथ में मल्टीप्लाई करना होगा तो उस कंट्री का रिस्क प्रीमियम निकलेगा। अब इसके अंदर बेसिकली डिफॉल्ट स्प्रेड तो बेसिक वैल्यू है ना, जो डिफॉल्ट का रिस्क है। बाकी रिस्क जो है अपार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट वो जो है इक्विटी डिवाइड बाय कंपनी बॉन्ड, तो वो उसके अपने रिस्क जो है उससे कवर हो जाएगा इस तरह से। जी जी बिल्कुल। अब इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। इनके डिफरेंट सेम फार्मूले के थ्रू इनके जो है वो रिस्क प्रीमियम्स निकाले गए हैं। इसमें ब्राज़ील का जो है वो 7.20% है और चाइना का जो है वो 7.80% है। इस तरह से इंडिया का जो है वो 5.64% है।
फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें नेक्स्ट स्लाइड करेगा प्लीज। और अच्छा, ये इसमें इन्होंने क्या किया है कि 4.2 इज यूएस, ये आगे प्लीज ये इको हो रही है आपको। ये मुताहिर आपने जो है 2 ले लॉग इन किया हुआ है, तो आपको एक अकाउंट बंद कर दें, इसकी वजह से इको हो रही है। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक से मैंने लॉग आउट कर दिया है। अच्छा देखें तो हाँ अब सही है। तो अब ये जैसे इन्होंने निकाला है कि 4.2 जो है वो यूएस का था। अच्छा 2% जो है मेरे ख्याल से इन्होंने ऐड किया है ब्राजील का, अपना कंट्री का डिफॉल्ट स्प्रेड। अच्छा, और उसको मल्टीप्लाई किया 21 जो है दैट इज द इक्विटी जो वो फॉर एग्जांपल ये आई थिंक इसका वाले का देख रहे होंगे, तो वाले जो ब्राजीलियन कंपनी है उसका अगर डिफॉल्ट स्प्रेड निकाल रहे हैं आई थिंक वाले का ही है, तो उसको 21% उसके अपना स्टैंड एविएशन है और डिवाइड बाय कंट्री का जो बॉन्ड की जो सॉवरेन बॉन्ड की जो स्टैंड एविएशन है, सो दैट विल बी 7.2। सही है ना। इसी तरह चाइना और इंडिया का इन्होंने भी निकाला है। इंडिया का जो स्प्रेड है सॉवरेन बॉन्ड का 2.25 है, तो वो आपने ऐड कर दिया यूएस के 4.2 में, और उसकी तो इस तरह से इन्होंने इक्विटी रिस्क प्रीमियम्स निकाल लिए हैं मुख्तलिफ कंपनीज के। सही है, चलें ठीक है सर। अब सर नेक्स्ट स्लाइड ये है, और प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है ये एम्प्लॉयड ईआरपी नवंबर 2013 वॉच व्हाट आई पे नॉट व्हाट आई से। ये सर एम्प्लॉयड ईआरपी जो है ये असल में फ्यूचर के रिटर्न्स को निकालने के लिए होता है। अगर आपको अपने फ्यूचर का रिटर्न पता करना हो कि फ्यूचर में आपको क्या रिटर्न मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला सर मैं अगर थोड़ा गलत हूँ तो हमें काइंडली करेक्ट कर देगा। जो मुझे समझ में आया तो क्योंकि काफ़ी डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। ये तो बेसिकली डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है बेसिकली। हाँ जी सर, मैं इसमें थोड़ा इनपुट देना चाहता था सर। ये 2 चीज़ें बेसिकली इसके अंदर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और ग्रोथ मॉडल बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो दे रहे हैं। जो शुरू वाला दिया हुआ जिसमें बेस ईयर कैश फ्लो दिया हुआ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, ठीक है ना, जो कि बेसिकली फ्यूचर पे निकाला जाता है। इसका फार्मूला तो खैर मुझे भी अभी याद नहीं है। और दूसरा ये कि जो ग्रोथ है ये बेसिकली ग्रोथ मॉडल जो है ये भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर। सही। इसमें सर ये जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं, इन कैश फ्लोज को जो है आपने डिवाइड करना है 1 + r ओवर रेज़ टू द पावर 1 से, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 2 से, फिर 3 से, इस तरह से एंड सो ऑन। इसमें r जो है वो इम्प्लाइड एक्सपेक्टेड रिटर्न है। जो स्टॉक पे आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न आपको फ्यूचर में क्या मिल रहा है वो है, और उसको आप कैश फ्लो से एवरी कैश फ्लो से डिवाइड करेंगे 1 + r इंटू रेज़ टू द पावर 1, और फिर इस तरह से डिफरेंट ईयर्स तक जितने ईयर्स तक आपको मालूम करना है इम्प्लाइड, तो इस तरह से ये निकलेगा सर। ये सही बता रहा हूँ सर मैं? और भाई इसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो इन्होंने जो है ना कैश फ्लोज निकाली है कि व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड कैश फ्लोज जो आप मुख्तलिफ सालों में ईयर 1 ईयर 2 इसमें इन्वेस्टर को देंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो कैश फ्लोज निकाली हैं वो बेस करता है, उन्होंने डिविडेंड्स लिए हैं और बायबैक लिया है, तो डिविडेंड्स और बायबैक को मिला के इन्होंने जो है ना वो टोटल कैश टू इन्वेस्टर निकाल लिया। अच्छा, ये डिविडेंड्स और बायबैक जो है ये बेसिकली कैसे निकाला है? इन्होंने ये जो है ना पहले तो ये किया, एक तरीका तो जो हम करते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपको फ्यूचर का निकालना है, तो इन्होंने क्या किया कि हिस्टोरिकल निकाला, जैसे लास्ट 12 मंथ्स का जो है डिविडेंड और बायबैक निकाल लिया, और उसके बाद उसको ग्रो करा दिया इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जैसे हम ये करते हैं ना, जो आपने याद होगा जब मैं कंपाउंड किया था, जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था उसके अंदर हमने ग्रो कराया था ना, तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है इन्होंने लिया है विच इज़ 5.59%। तो एनालिस्ट एस्टिमेट S&P 500 का जो स्टेबल पे आउट जो रेशो है, जो तो अर्निंग ग्रोथ जो है ना S&P 500 की एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया 5.5, तो इन्होंने एक आर्बिट्री ग्रोथ रेट लिया है और उससे ना उन्होंने अपने कैश फ्लोज को ग्रो करा दिया। सही है। और उन्होंने 5 ईयर्स तक का ग्रोथ रेट लिया है 5.59%, और उसके बाद जो है वो बियॉन्ड 5 ईयर्स जो है वो उन्होंने लिया है रिस्क फ्री रेट विच इज़ 2.55%, और उसको जो है क्या किया है इन्होंने मेरे बेसिकली इसके बाद 2.55% से इन्होंने रिस्क फ्री रेट से ग्रो कराया। अच्छा, इसकी वजह क्या है?
रिस्क रेट से ग्रो कराने के, ये इनका अजम्पशन ये है कि 5 इयर्स के बाद जो है कंपनी मैच्योर हो जाएगी, और जो मैच्योर हो जाएगी तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो ऑर्गेनिक होगी कंट्री की ग्रोथ के साथ। तो उसको आप रिस्क फ्री रेट भी ले सकते हैं, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भी ले सकते हैं, कोई भी आप रेट लेके उसको ग्रो करा सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह से जो है ना कंपनी के एस्टिमेट किए हैं कैश फ्लोज जो आ रहे हैं, और एस्टिमेटेड कैश फ्लोज को जो है वो इन्होंने डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। और जो डिस्काउंट किया है और उसके बाद जो जिस रेट से वो जो डिस्काउंट होके जो आज की प्राइस पे आ रहेगा, वो रेट आपका जो है इम्प्लाइड रेट कहलाएगा, रिटर्न ऑन द स्टॉक। जो प्राइस है वो जैसे आज की प्राइस है वो है 1756, तो जो आपने एस्टिमेट किए हैं कैश फ्लोज को, जब उसको उस रेट से डिस्काउंट करेंगे, जो उसकी प्राइस जो है वो 1756 आ जाए, वो जो रेट कहलाएगा वो एम्प्लॉयड रेट कहलाएगा। जैसे जब आप अब ये एफसी के जब आपने बॉन्ड वगैरह पे हम जब वाईटीएम निकालते थे बॉन्ड का, तो वाईटीएम क्या था? वाईटीएम वो रेट था जिससे जो है बॉन्ड की जो प्राइस है वो उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की इक्वल हो जाती थी ना, जैसे आईआरआर निकालते थे। तो एक तरह से ये वही है, जो इम्प्लाइड रेट जो निकला है वो एक तरह से आईआरआर है कि जो इन्होंने वो निकाला है, सही है ना? क्लियर है ये बात? सही है, जिस तरह से वो फार्मूला है ना D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KS की पावर 1 पे 2 3, सही है। सही है ना? ये वही तरीका है जो आपने पहले पढ़ा था कि आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंदर आप ग्रो कराते रहेंगे कुछ परसेंटेज के हिसाब से। वो ग्रोथ रेट उन्होंने बता दिया कि 5 साल तक एक लिया है, 6ठे साल के बाद हमने दूसरा ले लिया, उसकी लॉजिक भी बता दी है। ये तो फिर मैंने अज्यूम कर लिया वैसे। तो बाकी ये कि बाकी चीज़ें जो है इन्होंने दी। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अच्छा, ये जो ERP जो निकाला है इन्होंने, तो 200 कंट्रीज का, दुनिया के सारे कंट्रीज का निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी ERP जो है ये इसके अंदर की जो अजम्पशंस जो ली गई हैं वो हिस्टोरिकल बेसिस पे ली गई हैं। तो ये जो ERP निकलेगा विच इज इम्प्लाइड ERP, और जो आप वो निकालेंगे जो हिस्टोरिकल मतलब प्योरली हिस्टोरिकल होगा, ये इम्प्लाइड के अंदर भी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल बेसिस पे ली हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर जो है वो ये होता है कि यू डू अ फाइनेंशियल मॉडलिंग, और ये जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं टाइम 1 टाइम 2 पे अर्निंग्स की, पे आउट्स की, तो ये वैल्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग से ही निकाली जाती है, सही है ना? उसको मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकलते हैं और फिर उसको डाला जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है, जो कि जिसकी वजह से आप कम मेहनत पे निकाल सकते हैं, वरना आपके पास जो वही कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सही है? तो इस वजह से इन्होंने इस तरह से किया कि इन्होंने हिस्टोरिकल बेस की वैल्यू लेके उसको कंपाउंड कर दिया, बजाय इसके आप हर दफ़ा की वैल्यूज़ निकालें। आपने हिस्टोरिकल वैल्यू ली जो पिछले साल की है, और उसको जो है आपने आगे आने वाले जो रेट हैं जो कि इन्होंने सर्वे वाले से मालूम किया है कि व्हाट वुड बी द S&P ग्रोथ रेट इन जनरल, उससे हमने मल्टीप्लाई किया। कोई सवाल तो नहीं है इसमें? इसमें जी बात सर, तो फिर उसके बाद उन्होंने ग्रो ग्रो करके 5 साल लगाया उन्होंने 5.59 के रेशियो में, और फिर उसके आगे की फिर एस्टिमेटेड ग्रोथ निकाली है। अच्छा, जब डिस्काउंट की इन्होंने किया तो 1756 वैल्यू आ गई 0.54। हाँ, ठीक है, 1756 वैल्यू नहीं आई, उन्होंने वो रेट पे डिस्काउंट किया जब जिससे उसकी वैल्यू 756 हो जाए, जो कि आज की प्राइस है, ठीक है ना? आज की प्राइस है, ये वैल्यू नहीं निकाली है उन्होंने जो है वो जैसे IRR निकाला है, वो रेट हो कि जिससे उसकी जो कैश फ्लोज है वो आज की प्राइस के साथ बराबर हो जाए। ये किया, आर निकाला है इसमें इन्होंने, IRR निकाला, IRR निकाला है, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जो जिस सिचुएशन में आर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये जो R है वो एक्चुअली IRR है, बिल्कुल। हाँ, IRR है, तो इस पे 8.04% आ गया, ठीक है। और फिर हाँ, इसमें बिल्कुल रिस्क फ्री रेट 2.55 है, तो बकिया प्रीमियम 5.49। बिल्कुल ठीक है ना? क्लियर है? कोई समझ में आ गई बात? चले फिर आगे चले। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ऐसा नेक्स्ट में लिखा गया है कि ये आपको जो है ना, अब आपको ये अब आपके लिए जो है ये सारा टफ होता जा रहा है राइट अप्स, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी अपनी कंपनी से, ठीक है? तो इसलिए जो है ना, आपको कोई सवाल हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो पूछ लें सर। मार्किंग एंगे सारा आपकी मार्किंग जो है ना आपकी वो प्रोजेक्ट बेस की है, इस वजह से अगर आप ये सही नहीं करेंगे काम तो फिर आपके नंबर नहीं मिलेंगे। जी बोलिए सर, मैं क्या पूछ रहा था कि अभी हमने मॉडल देखा है
तो सर पहली तो बात ये कि सर हमें जो भी कैलकुलेशन करनी होंगी या जो भी हमें assumptions लेनी होंगी, पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सर वो जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारी कंपनी के से रिलेटेड या अप्रोप्रिएट है भी या नहीं। फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ मॉडल भी तो इम्पोर्टेंट है। मॉडल तो आप कौन सा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अगर यूज कर रहे हैं या ये तो एक ही चीज है ना, कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो का डिस्काउंट मॉडल, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये एक ही मॉडल कहलाता है ना। तो आप कोई और मॉडल यूज करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? सर जैसे डिस्काउंटिंग मॉडल अलग है, उसके अलावा वैल्यूएशन के मॉडल और भी तो हैं सर। मसलन और कौन सा मॉडल है जो आप यूज करना चाहते हैं? सर जैसे कहीं पे ग्रोथ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, कहीं पे ग्रोथ जो होती है वो मॉडल तो फ्लक्चुएटिंग। सेम है ना भाई, मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं आप, वैल्यूज की बात कर रहे हैं ना आप। उसमें वैल्यूज क्या डालेंगे? मॉडल तो वही है, चाहे वो ग्रोथ सेम रखें चाहे वेरिएबल रखें, लेकिन ये कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसके लिए आपको अजम्पशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर जैसे इन्होंने किया है, इन्होंने जो है जो वैल्यू डाली है वो डाली है, कितनी डाली है इन्होंने 5.59% डाली है। तो इन्होंने 5.95% से जो है वो ग्रो कराया है, और उसके बाद जो है ग्रोथ रेट जो है इन्होंने जो जिसको हम कहते हैं ना फॉर एवर जो कांस्टेंट ग्रोथ रेट, वो लिया है इन्होंने 2.55%। अब सवाल ये है कि इन्होंने ये क्यों लिया। इसीलिए इसी तरह जब आपसे आप ये लेंगे तो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने ये रेट क्यों लिया। तो इनकी तो लॉजिक इन्होंने बताई है ना, इन्होंने 5.59% लिया इसलिए है कि इन्होंने क्या किया है कि टॉप डाउन एनालिस्ट एस्टिमेट ऑफ अर्निंग ग्रोथ ऑफ S&P 500 विद स्टेबल पे आउट, यानी कि जो S&P 500 कंपनीज जिनका पे आउट स्टेबल है, उनकी जो है जो एनालिस्ट ने जो एवरेज एस्टिमेशन की है वो 5.59% की है। तो इसलिए इन्होंने जो है ना वो इन्होंने ग्रो करा दिया। उसके बाद जो है इन्होंने जो ग्रोथ लिया है वो रिस्क फ्री रेट लिया है। तो क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर कंपनी जो है वो मिच्योर हो जाती है तो वो जो है वो एक खास रेट से ग्रो करेगी विच इज रिस्क रेट। तो इन्होंने लॉजिक तो दी हुई है, इसी तरह मतलब से सर आपको हम होगी कि हम आपने मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स या एनालिस्ट रिपोर्ट्स को रेफर कर सकते हैं। कहीं से भी करें, आपको लॉजिक देनी होगी, और अगर आप कोई रिपोर्ट रेफर करेंगे उसका रेफरेंस देना होगा। ठीक है। ठीक है ना, कोई भी चीज आप रेफर करेंगे तो आपको बताना होगा ना कि ये हमने इसलिए ये रेट दी है, सही है ना। ठीक है और सर। ये इसको आप समझ लें कि दैट इज अ वेरी, क्योंकि अगर आपके वैल्यू सही नहीं आए, आपके अजम्पशन सही नहीं आए, तो आपके जो है सारे का एनालिसिस सही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अजम्पशन वैलिड है या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है सर अच्छा सर, इसमें जी जो है दो मार्केट्स के बारे में बताया गया, एक तो मैच्योर मार्केट और इमर्जिंग मार्केट। मैच्योर मार्केट क्या होती है और इमर्जिंग मार्केट क्या होती है? मैच्योर मार्केट से वो मार्केट होती है जिसकी जो रेटिंग है, जो मोडीज जो बड़ी बड़ी रेटिंग कंपनी डिसाइड करती हैं, तो AAA होती है। AAA जिसकी होती है उसका मैच्योर मार्केट कंसिडर करते हैं। और लाइक इसमें US, जापान, इस तरह के बड़े जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना वगैरह, ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं मैच्योर मार्केट्स के अंदर। और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जिस तरह जो इमर्ज कर रही हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान वगैरह, इस तरह की ये सब इमर्जिंग मार्केट्स हैं। इसमें जो सर इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, इन्होंने ये 1928 से लेकर 2012 तक इसको स्लैब वाइज डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्लैब के अंदर 1928 से लेकर 2012 तक एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज और ज्योमेट्रिक एवरेज दिए हुए हैं स्टॉक्स के और टी बिल्स के। और फिर सेकंड कॉलम में स्टॉक्स और टी बॉन्ड्स के दिए हुए हैं। इसी तरह स्टॉक्स और टी बिल्स और टी बॉन्ड्स के ज्योमेट्रिक एवरेज दिए हुए हैं। फिर 1962 से 2012 तक के जो एवरेज मीन, ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए हैं स्टॉक्स और टी बिल्स और टी बॉन्ड्स के। फिर इस तरह से 2002 से लेकर 2012 तक ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स स्टॉक और टी बिल्स के दिए हुए हैं। इसके 1928 से 2012 तक जो है वो स्टॉक का जो एवरेज अर्थमेटिक मीन है वो है 7.65%, और टी बिल्स का जो है वो 2.20% है। इसी तरह से स्टॉक्स का जो है टी बॉन्ड्स का जो है वो 5.88% है स्टॉक्स का, और टी बॉन्ड्स का जो है वो 2.33% है। इसी तरह ये डिफरेंट ईयर्स के अंदर डिफरेंट ये इन्होंने दिए हुए हैं। इसके बाद से ये नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट स्लाइड करेगा। अच्छा, ये अभी इसमें जो है इसमें दो तीन चीजें मैं पढ़ लेते हैं कि भाई इसको आप हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड कब यूज करेंगे। सो इन्होंने जो लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ लेता हूँ, इससे आइडिया हो जाएगा। इफ यू थॉट दैट द क्राइसिस, कोई क्राइसिस से गुजरी है, चलें उससे पहले दिस इज अ जजमेंट कॉल एंड विल डिपेंड अपॉन योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। इफ यू बिलीव इन मीन अवर्जन
mean reversion means that it will the values will revert back to the mean, and that history is the best guide for future. You have a case for a historical risk premium which is 4.2%. ठीक है ना, इन्होंने 4.2 निकाला था वो. If you believe that world is changing and mean reversion may not be a historical norm and that risk premiums are dynamic, you can use implied which is 5.5%. ठीक है, तो इन्होंने दोनों निकाले हैं. If you thought, for example, अगर एक crisis आया and if you thought that the crisis was just a bump in the road, जैसे for example अब पाकिस्तान में अगर एक crisis आया हुआ है, political crisis है, और अगर आप ये समझते हैं कि if the crisis is just a bump in a road and the market would quickly forget and move on, you would use either historical risk premium or an average implied risk premium over time. क्योंकि आप हिस्टोरिकल या एवरेज लेंगे ओवर टाइम में ज्यादा फर्क नहीं होगा. आप ये देखें ना 3.88 और 4, ये दो, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. हिस्टोरिकल आ रहा है 3.88, अगर एवरेज इम्प्लाइड लेंगे तो वो 4 आ रहा है, यानी इम्प्लाइड जो होगा जो कि एवरेज हुआ है पहले से इम्प्लाइड जो आ रहा है ना एज अ मैच्योर मार्केट प्रीमियम. अगर इफ यू थॉट that the crisis would continue and perhaps even worsen, you would stick to implied which is 6.43. तो जितना आप समझेंगे कि जो मार्केट के अंदर जो भी इवेंट आया है उसका इम्पैक्ट मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो आप जो है वो लेटेस्ट वाला ही लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर को. और जितना आप समझते हैं उसकी मैग्नीट्यूड कम होगा, मार्केट मूव हो जाएगी टुवर्ड्स देयर हिस्टोरिकल वैल्यूज, तो फिर आप उसका एवरेज लेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट. ये बात समझ में आ रहा है? तो एक एग्जांपल से जो बताया जो हमने इससे पहले की स्लाइड में डिस्कस किया. क्लियर है? So in hindsight, equity risk premium dropped dramatically over the rest of 2009 to reach 4 point. तो ये इन्होंने वो historically वो बताया है कि ये 2009 की क्राइसिस के हिसाब से इन्होंने बताया. बहरहाल, so any questions? Yes, clear है बात? और वो नेक्स्ट स्लाइड करेगा. जैसे ये है कंपोजिट वे ऑफ एस्टिमेटिंग ईआरपी फॉर कंट्रीज. इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे एस्टिमेट करते हैं ईआरपी किसी कंट्री का. नंबर स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि एस्टिमेट एन इक्विटी रिस्क प्रीमियम फॉर अ मैच्योर मार्केट इफ योर प्रेफरेंस इज फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग अपडेट नंबर. यू कैन एस्टिमेट एन इम्प्लाइड इक्विटी रिस्क प्रीमियम फॉर द यूएस एज्यूमिंग दैट यू बाय इनटू द कंटेंशन दैट इट इज अ मैच्योर मार्केट. सबसे पहले सर ईआरपी निकालने के लिए आपको ये पहले आपको ये जज करना होगा, एक अपना पैरामीटर डिसाइड करना होगा कि आप मैच्योर मार्केट किसको कह रहे हैं. अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि यूएस जो है वो मैच्योर मार्केट है, तो फिर आप एज ए यूएस के जो भी ट्रेंड है उसका मतलब यूएस को कंसिडर करेंगे एज ए मैच्योर मार्केट. अपनी जब आप ईआरपी को जब आप एस्टिमेट करेंगे तो उसमें आप यूएस को एज ए मैच्योर मार्केट कंसिडर करेंगे. इसमें फिर लिखा हुआ है कि माई एस्टिमेट इन जनवरी 2014 माई एस्टिमेट फॉर द इम्प्लाइड प्रीमियम इन द यूएस वाज 5%. That will also be that was also be my estimate for a mature market ERP. ठीक है, तो स्टेप 1 में इन्होंने जो है ना ईआरपी निकाल दिया ऑफ अ मैच्योर मार्केट का जो यूएस का है. तो उन्होंने एस्टिमेट किया 2014 में कि यूएस का जो मार्केट का प्रीमियम है वो 5%. ठीक है, चलें आगे चलें. फिर स्टेप 2 में कह रहे हैं कम अप विद अ जेनेरिक एंड मेजरेबल डेफिनेशन ऑफ अ मैच्योर मार्केट. कि मैच्योर मार्केट को पहले ये डिफाइन करना चाह रहे हैं कि होती क्या है, ताकि ये पहले क्लियर हो जाए कि मैच्योर मार्केट क्या होती है. तो उसमें बता रहे हैं कि माई एस्टिमेट एनी AAA रेटेड कंट्री इज मैच्योर. अब इन्होंने जो है ये कहा कि भाई इससे पहले के पॉइंट में तो इन्होंने यूएस को आर्बिट्री ले लिया था, लेकिन कोई सवाल करता है कि यूएस कैसे आप कह सकते हैं कि यूएस इज अ मैच्योर मार्केट या और कौन कौन से मैच्योर मार्केट. तो वो तो क्राइटेरिया क्या है, तो उन्होंने एक ये भी आर्बिट्री क्राइटेरिया लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री है जिसकी AAA रेटिंग होगी वो मार्केट जो है वो मैच्योर कहलाएगी. विच इज इन माय ओपिनियन ये सही नहीं है, क्योंकि AAA रेटिंग जो है उसकी डिफॉल्ट के बचने की रेटिंग है, लेकिन ये मार्केट की मैच्योरिटी का नहीं है. मे बी बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब हो गया या गल्फ कंट्रीज हो गई, मे बी उनकी रेटिंग AAA हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनकी मार्केट इतनी मैच्योर है जितनी यूएस की है. सही है, तो ये भी एक मतलब एक वैल्यू जजमेंट है जो इन्होंने ली है, जो कि इट माइट बी डिफरेंट. तो इन्होंने जो एस्टिमेट किया वो AAA से. सही है, बेसिकली आसान तरीका है कि जितना जो है आप उसको वैल्यूज के साथ लिंक कर देंगे, ऑब्जेक्टिव बना देंगे, उतना ही आसान हो जाएगा. तो लेकिन ये कि दैट शुड हैव बी हैंडल, जैसा मैंने बात की है ना कि जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट रेट को ही आप मैच्योरिटी के से अज्यूम करें. बहरहाल खैर उन्होंने कर दिया है. तो इफ यू टेक देयर डेफिनेशन AAA and use the default spread to measure the country risk, तो आप जो है वो लेके
उसमें डिफॉल्ट स्प्रेड। अच्छा आगे चलें, थर्ड स्टेप क्या है? अच्छा स्टेप थर्ड है एस्टिमेट द एडिशनल रिस्क प्रीमियम दैट यू विल चार्ज फॉर मार्केट्स दैट आर नॉट मैच्योर। यू हैव टू चॉइसेस। अब वो मार्केट जो मैच्योर नहीं है उसका एस्टिमेट करने का आपको ईआरपी दो आपके पास वेज हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि द डिफॉल्ट स्प्रेड फॉर द कंट्री एस्टिमेटेड बेस्ड ईदर ऑन सॉवरेन रेटिंग्स और द सीडीएस मार्केट। और सेकंड में कह रहे हैं स्केल्ड अप डिफॉल्ट स्प्रेड वेयर यू एडजस्ट द डिफॉल्ट स्प्रेड अपवर्ड्स फॉर द एडिशनल रिस्क इन इक्विटीज मार्केट। हाँ अच्छा, ये इसमें भी जो है ना, देखें इन्होंने क्या किया कि जब आपके पास एक मेच्योर मार्केट का रिस्क ईआरपी आ गया, उसको में ऐड कर देंगे डिफॉल्ट स्प्रेड। दैट मींस उस जिस कंट्री के आप एस्टिमेट कर रहे हैं वर्स माइनस, उससे माइनस कर देंगे मेच्योर मार्केट का ईआरपी। तो यानी उसकी रेटिंग, यानी उसका प्रीमियम जो उस कंट्री का, उस जो अगर फॉर एग्जाम्पल यूएस को मेच्योर मार्केट लिया है तो यूएस के बॉन्ड का प्रीमियम को माइनस कर देंगे उस कंट्री के जो सॉवरेन डेट का जो प्रीमियम आ रहा है ना, जो उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड कहलाएगा। तो डिफॉल्ट स्प्रेड को जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे उसके ईआरपी के अंदर, तो उस कंट्री का ईआरपी निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एक में तो मसला ये है कि ट्रिपल ए रेटिंग को एज अ मेच्योरिटी सपोज करना भी एक एरर है। दूसरा जो इन्होंने बात की है कि जब आप कंट्री का जो डिफॉल्ट स्प्रेड है उसको कंट्री के रिस्क पे सपोज करना भी एक एरर है, क्योंकि कंट्री का जो डिफॉल्ट स्प्रेड होता है वो सिर्फ एक जो डिफॉल्ट रिस्क है उसको मेजर करता है, जबकि मार्केट रिस्क जो होता है उसके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट नहीं होता है। और डिफॉल्ट तो थोड़ा सा हल्का फैक्टर होता है, बाकी फैक्टर ज़्यादा होते हैं। डिफॉल्ट इन जनरल रिलेट कर सकता है कि मुल्क के अंदर डिफॉल्ट सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है तो कंट्रीज़ की पोजीशन बेहतर नहीं होती, लेकिन कंट्री का जो मार्केट रिस्क है दे आर ड्रिवन बाय मल्टीपल अदर फैक्टर्स। तो सिर्फ डिफॉल्ट की रेटिंग से करना भी जो है आई थिंक वो, लेकिन बहरहाल इन्होंने खुद भी माना है कि भाई इसमें कंसर्न है, लेकिन अनलेस के देयर इज एन एडुकेट मेजर ऑफ कंट्री रिस्क, तो अगर कोई बेहतर मेजर इसके अलावा नहीं मिलता तो वी कैन स्टक विद दिस। तो एक वर्क अराउंड है, आप अपने आप को मैं तो उसको ये कहूँगा कि अपनी जजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि हमने सारी कार्रवाइयाँ कर ली हैं, वर्क अराउंड कर लिया है, लेकिन कहने का मतलब इसके अंदर भी बड़े बड़े फ्लॉज हैं जिनको देखने की जरूरत है। क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर? नेक्स्ट स्लाइड करेगा रोहन। अच्छा सर, ये जो है ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर जो है कॉन्टिनेंट वाइज जो है पहले तो बस वो जिस तरह से जो इन्होंने ईआरपी निकाले हैं वो जिस फार्मूला को इन्होंने ऊपर बताया उस फार्मूले से इन्होंने सारे ईआरपी निकाल के दे दिए, ठीक है ना? जी कॉन्टिनेंट वाइज जो है इसमें बोल्ड ब्लैक में है ये सबके एवरेज ईआरपी दिए हुए हैं और इंडिविजुअल सबके अलग अलग कंट्री के दिए हुए हैं, और जो ग्रीन रेड से है वो उनके रिस्क प्रीमियम दिए हुए हैं कंट्री के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो ये हमारी तरफ से ये एंड हो गया। अब ये नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट करेगा। आपका ग्रुप में ये जो थर्ड है बीटा, ये आपने नहीं किया? आपके ग्रुप में नहीं था क्या? तो ये हमारा जो था ये रिस्क हर्डल्स। अच्छा, आप कह रहे हैं, अच्छा नुमान शेख ने नहीं किया आपके उसमें ना? नहीं सर, हम लोग बस 4 हैं हमारे ग्रुप में ना, ग्रुप 2। नहीं, मैं अभी ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ। जी सर, उसमें नुमान शेख नहीं है आपके ग्रुप में? नहीं सर, हमारे साथ नुमान शेख। पक्की बात है, मेरे पास तो नाम लिखा हुआ, मैं काट दूं इसका मतलब है? जी सर, काट दें। 4 लोग हैं हम लोग। हम लोग 4 ही लोग हैं सर। अच्छा, और दूसरा ये कि आपने चैप्टर 4 पूरा नहीं किया है, ये आपने जो छोड़ा हुआ है ये आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही सर, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो अब नेक्स्ट क्लास में आपको। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में क्यों? आपको तो पूरा चैप्टर कवर करना था ना, अभी तो क्लास में टाइम है। इसकी स्लाइड्स ना बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने फिर इसको टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था ना, इसलिए अभी 15 स्लाइड्स हमने कवर कर ली, तो अब अपने का नेक्स्ट स्लाइड्स में कर लेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कि नेक्स्ट क्लास के अंदर या खैर कंप्लीट तो हो जाएगा ये, लेकिन ये कि जो भी ग्रुप होता है वो जो है इसको जो है ना पूरा चैप्टर को कवर करे। हो सकता है हमारे पास अभी टाइम था ना, लेकिन अभी 6 बजे तक तो टाइम था हमारे पास, तो हम कंटिन्यू भी कर सकते थे थोड़ा बहुत, लेकिन चले तो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। जी, और कोई सवाल इसके अंदर? कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई सवाल हो तो प्लीज, एनी ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर एक चीज़ मैंने मैसेज भी किया था, एक और चीज़ भी पूछना चाह रहा था सर, वो एसबी का रिजल्ट सर कब